हेलो 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 सर जमीन हिंदुस्तान को नमस्कार प्रणाम सत श्री अकाल। क्या हाल चाल, कैसे हो, केम छो। उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग बहुत 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 मस्त होंगे और भाई अपनी प्रिपरेशन में पूर्ण रूप से संलग्न होंगे। एक हफ्ता रह गया है, केवल केवल एक वीक रह गया है। अब दैट मीन्स ये जो मुहिम है, ये जो रेस है, इसका आखिरी पड़ाव, बिल्कुल आखिरी वाला मौका है। यहाँ पर आपको और ज्यादा संभल कर और ज्यादा अपने आप को इकट्ठा कर कर कंसंट्रेट कर कर डिसिप्लिन्ड मैनर से चलना है। बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जस्ट लास्ट वीक में डिमोटिवेट हो जाएंगे, हार जाएंगे, एग्जाम लिखने से पहले ही थक जाएंगे। अपने को ऐसा नहीं करना है भाई, अपने को आखिरी बूंद तक लड़ना है, अपने को फाइट मारनी है। ठीक है जी। तो मैं मनीष शर्मा बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं आज के सेशन में, जिसमें बात हम करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के बारे में। भीष्म सीरीज का अगला लेक्चर पर बात होगी और हम आपस में बात करेंगे, मोटिवेट करेंगे आपको आपके एडवांस के एग्जाम के लिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि मात्र एक वीक रह गया है और इस आखिरी वीक में आप क्या कर रहे हैं, ये ऑब्वियसली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैंने सोचा कि लास्ट वीक में एग्जाम से जस्ट पहले तुम लोगों से मिल लूं, अपना आशीर्वाद तुम्हें दे दूं और लास्ट मोमेंट जो टिप्स होते हैं वो लास्ट मोमेंट टिप्स भी आपके साथ शेयर कर लूं कि भाई फाइनली हमें क्या करना है, फाइनली ये जंग जीतनी कैसे है ना। भी लड़ते 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 अब उस हम मुकाम तक आ चुके हैं, बस अब बिल्कुल डू एंड डाई वाली स्थिति है। ठीक, तो एक बात बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत अच्छे से इस बात को दिल में बिठा लेना कि जिन भी बच्चों ने ईमानदारी के साथ काम किया है उनको डरने और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे एग्जाम कुछ भी आ जाए, चाहे एडवांस आपसे कुछ भी पूछ ले, चाहे कुछ भी हो जाए। जिन लोगों ने बहुत बहुत ही डिसिप्लिन के साथ लेक्चर्स अटेंड करे हैं, कायदे से होमवर्क किया है ना भाई, ईमानदारी के साथ काम किया है, जिस टीचर ने जो कहा उसने उसको फॉलो किया है, जिस स्टूडेंट ने इस तरीके से काम किया है, चाहे आप ऑफलाइन के स्टूडेंट रहे हो चाहे आप ऑनलाइन के स्टूडेंट रहे हो, ईमानदारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने उन सेल्फ डिसिप्लिन और ईमानदारी से काम किया है, जिन्होंने अपना टाइमली सिलेबस फिनिश किया है, पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज कर लिया है, सिलेक्शन डायरी बनाई है, सिलेक्शन डायरी को रोज रिवाइज कर रहे हैं, जो फॉर्मुलेज या जो कंसेप्ट आप भूल जाते हैं उन कंसेप्ट को बार बार आप रिवाइज कर रहे हैं, बार बार फेर रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, खासकर केमिस्ट्री में। ऐसे जो बच्चे हैं उनको बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपका सिलेक्शन हो चुका है, आप ये मानकर चलिए कि आप सेलेक्ट तो हो चुके हैं। अब रैंक क्या आएगी बस उसकी कहानी है ना भाई। तो मैं बहुत ताकत से इस बात को कह रहा हूं कि जो सिंसियर बच्चा होता है, जो ईमानदार बच्चा होता है, वो अपनी सिंसियरिटी और अपने डेडिकेशन से ही सिलेक्शन अर्न कर लेता है। तो जितने भी हिंदुस्तान में इस समय सीरियस बच्चे होंगे, ईमानदार बच्चे होंगे, आप मेरी बात का विश्वास करें कि सेलेक्ट तो आप हो चुके हैं। अब केवल जो रह जाती है बात, वो रैंक की रह जाती है। तो सबसे पहले दिल में थोड़ी सी तसल्ली रखें, सबसे पहले थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएं। सेलेक्ट आप हो जाएंगे, ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, सेलेक्ट आप हो जाएंगे। अब रैंक कैसे अच्छी से अच्छी आए, ये एक्चुअली आपके उस परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है जो एग्जाम डे में आपका परफॉर्मेंस रहेगा, वो आपकी रैंक ऑब्वियसली डिसाइड करेगा। और वहां भी जो गेम है वो कामनेस और शांति का है। एक दूसरी बात, पहली बात तो मैंने आपको बताई कि अगर आप उस तरह के स्टूडेंट नहीं है जिसने ईमानदारी के साथ काम किया है, तो एक्चुअली आप रेस का पार्ट नहीं है, आप साइड में हो जाइए। मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल उन्हीं बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जो बहुत सीरियसली और बहुत ईमानदारी से, जिन्होंने इस प्रिपरेशन को देखा, इस प्रिपरेशन को किया। चाहे आपकी प्रिपरेशन 1 साल की रही हो, चाहे 2 साल की रही हो, चाहे 3 साल की रही हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है आपकी इंटेंसिटी से, फर्क पड़ता है आपका, आप अंदर से किस तरीके से इस प्रिपरेशन को लेते हैं। तो अगर आपने इसको बहुत सीरियसली, बहुत अच्छे तरीके से लिया है और अच्छे तरीके से लिया है, तो ऑब्वियसली आपने शॉर्ट नोट, सिलेक्शन डायरी बनाई होगी, आपने सिलेबस टाइमली खत्म किया होगा, आपने पीवाईक्यूज कर लिए होंगे, अब तक कम से कम पिछले 15 सालों के पीवाईक्यूज फिनिश कर लिए होंगे, और आपने पूरे सिलेबस में ऐसा कोई एरिया नहीं छोड़ा होगा जो एवरेज बच्चे से वीक हो आपका। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि सारे टॉपिक आपके बहुत ज्यादा एक्सीलेंट लेवल पर हों, पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो एवरेज लेवल है, एटलीस्ट एवरेज लेवल पर आपके सारे टॉपिक्स होने चाहिए। तो ये मुझे पक्का यकीन है कि सब बच्चों ने, जैसा कि हम बार बार बताते रहते हैं, तो ये सब बच्चों ने इंश्योर कर लिया होगा अब तक कि एक एवरेज लेवल तो मैं सभी टॉपिक्स पर टच करूं। फिर जो मुझे पसंद है, जो एरियाज मुझे पसंद है, जैसे हो सकता है कि आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पसंद हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पसंद हो, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो वो मॉडर्न फिजिक्स पसंद हो, किसी को हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पसंद हो, किसी को ऑप्टिक्स पसंद हो, तो वो आपके चहेते एरियाज हैं। तो ऑब्वियसली उसमें तो आप बहुत अच्छा एक्सेल करेंगे ही करेंगे, पर कोई भी एरिया फिजिक्स का, कोई भी टॉपिक फिजिक्स का ऐसा नहीं होना चाहिए जो अछूता रह जाए। ये मैं मान रहा हूं कि आपने इंश्योर कर लिया है।
आपने सिलेक्शन डायरी बनाई है, जैसा कि मैं बार बार बताता रहा हूं, सिलेक्शन डायरी में आपने सारे बेसिक फॉर्मूले, सारे बेसिक कंसेप्ट दर्ज करे हैं, और केवल बनाई ही नहीं है, रोज रोज उसको डेली रिवाइज भी कर रहे हैं, डेली सिलेक्शन डायरी को रिवाइज कर रहे हैं, और उसके थ्रू पूरे सिलेबस को आप रिवाइज कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो 100% गारंटी से मैं कह सकता हूं कि सिलेक्शन आपका हो जाएगा, उसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो आपके दिमाग में हॉवर करता है, दिमाग में घूमता है, कौंधता है कि क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, पहली बात तो आप उससे फ्री हो जाइए। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी बहुत अच्छी रैंक आए तो सबसे पहले तो इस प्रश्न से फ्री हो जाइए कि जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, ईमानदार स्टूडेंट हैं, तो सेलेक्ट तो आप हो गए। अब हमें दूसरे एरिया की तरफ बढ़ जाना चाहिए कि सेलेक्ट तो हम हो गए हैं, अब हम उसमें बेहतर से बेहतर कैसे करें। उसमें बड़ी क्रिएटिविटी की आवश्यकता है, उसमें बहुत ही दिमाग लगाकर काम करने की आवश्यकता है कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन करूं, उसी एकेडमिक इनपुट से कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन करूं, एग्जाम टाइम में मैं कैसे अपने आप को कंसोलिडेट करके रखूं। ये एक कला है, ये सीखनी पड़ेगी हमें। अगर आपने नहीं सीखी है कला तो आप अच्छी एकेडमिक नॉलेज के बावजूद भी बहुत अच्छी रैंक तक नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत अच्छी रैंक तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कुछ और पैरामीटर्स को भी हम अच्छे से समझें, हम समझें कि एग्जाम क्या चाहता है, हम इस एग्जाम से बहुत ज्यादा ईगो वाली फाइट ना लें। 2 क्वेश्चन अगर नहीं हुए, अगर मान लेते हैं हम एग्जाम लिख रहे हैं और लाइन से 2 क्वेश्चन नहीं हुए, तो हम डिमोटिवेट ना हो जाएं, हम बहुत ही साइंटिफिक तरीके से खेलें। दैट मीन्स हम गिव अप ना करें, हम हारे नहीं, हम लास्ट मोमेंट तक, खून की आखिरी बूंद तक लड़ें, लड़ें, लड़ें और लड़ें। घबराएं नहीं हुआ है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन नहीं हुआ छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, टाइम वेस्ट मत करिए अपना, आगे बढ़ जाइए। तो दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप अच्छी रैंक लाना चाहते हैं तो पेपर को अटेम्प्ट बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना होगा, साइंटिफिक तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना होगा, है ना भाई। जो क्वेश्चन नहीं हो रहा उसको तुरंत छोड़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका होता है एग्जाम को लिखने का, वो मैं आज तुम्हें बताने वाला हूं। पहले भी मैंने वीडियोस वगैरह में बताया है, पर हो सकता है कुछ बच्चों को ना पता हो। एक टेक्निक होती है जिसको FLT टेक्निक बोलते हैं। एक टेक्निक होती है एग्जाम लिखने की जिसको FLT बोलते हैं। इसको समझ लीजिए, इसको समझ लीजिए, ये बहुत ज्यादा काम की टेक्निक है। FLT टेक्निक क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि जब हम एग्जाम लिख रहे हैं, मान लेते हैं तीसरे नंबर का क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ, ठीक है जी, तो क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो रहा है तो उसके बेसिकली 3 कारण होते हैं। पहला कारण है कि हो सकता है कि क्वेश्चन तो बहुत इजी है पर उसमें जो लगने वाला फॉर्मूला है वो हमें याद नहीं आ रहा है। ये ऑब्वियसली शुरू के जो जब शुरू होता है एग्जाम तब ऐसा होता है कि घबराहट की वजह से, बेचैनी की वजह से फॉर्मूला दिमाग में याद नहीं आ रहा है, ठीक है जी। उस समय आप कितना भी जोर लगा लें फॉर्मूला याद आएगा नहीं, घबराइए मत, छोड़ दीजिए उस समय उस क्वेश्चन को। पर छोड़ते समय मान लेते हैं कि 3 नंबर का क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं, है ना भाई, तो मुझे जो पेपर मिलेगा जिस पर रफ वर्क करते हैं उस पर मैं 1 2 3 4 ऐसे लिख लूंगा सारे। मान लेते हैं उस पर मैंने इस तरीके से पहले ही लिख रखा है ना भाई, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही लिख रखा है। मैंने पहले ही सारे क्वेश्चन के नंबर ऐसे लिख रखे हैं, है ना जी। जितने भी क्वेश्चन है, मान लेते हैं 20 क्वेश्चन है तो मैंने 1 2 3 4 ऐसे पहले पेपर पे पहले से लिख के रखा हुआ है, ठीक। मान लेते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं और इस वजह से छोड़ रहा हूं कि मुझे फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, तो मैं उस पर F लिख लूंगा, कुछ नहीं, चिंता की बात नहीं, मैं उस पर F लिख लूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, छोड़ दूंगा उसको, आगे बढ़ जाऊंगा। मान लेते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि क्वेश्चन क्या है, दैट मीन्स मेरी हवाइयां उड़ गई हैं, मुझे कच्छू समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। बिल्कुल मत घबराइए, बिंदास छोड़ दीजिए, बस उसके आगे T लिख दीजिए। अपना जो आपके पास जो आंसर स्क्रिप्ट है या जो पेपर है आपके पास, उसमें उसके आगे T लिख लीजिए। टफ, T मीन्स टफ, F मीन्स फॉर्मूला, T मीन्स टफ, ठीक। अच्छा जी, हो सकता है क्वेश्चन नंबर 7 आपने अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन भी आपको समझ में आया, फॉर्मूला जो लग रहा है वो भी समझ में आया, पर कैलकुलेशंस बड़ी लंबी जा रही हैं, क्वेश्चन बड़ा फैल रहा है ना भी। अगर एल्जेब्रिक है तो एक्सप्रेशंस में फैल रहा है, और अगर न्यूमेरिकल है तो कैलकुलेशंस वाइज फैल रहा है। आपको लग रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है, तो जहां तक भी आपने कैलकुलेशंस कर ली हैं, जहां तक भी आपने कैलकुलेट कर लिया है, उसको वहीं छोड़ दे रहे हैं और हम उस क्वेश्चन के आगे लिख दे रहे हैं L, और इसी प्रकार से हम चलते चले जाएंगे। तो हम मान लेते हैं फिजिक्स को करने के लिए आपने जो टाइम डिसाइड किया, मान लेते हैं 1 घंटे का टाइम डिसाइड किया, जो भी आपने टाइम डिसाइड किया है, उस टाइम को हम 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे। 60% से 65% ऑफ द टाइम हम पेपर को फटाफट मूव करते जाएंगे और ऐसे स्क्रीन करते जाएंगे। दैट मीन्स करीब 65% से 65% से 70% जो समय है उसमें आप फटाफट पूरे पेपर को सेंड करेंगे, और जो भी क्वेश्चन छोड़ रहे हैं आप उस समय, उन क्वेश्चन को छोड़ते समय FLT लिखेंगे। ऐसे ही फिजिक्स में करेंगे, ऐसे ही केमिस्ट्री में करेंगे, ऐसे ही मैथ्स में करेंगे,
ठीक, अब जो बच गया 30% का समय है, उस 30% के समय में एक्चुअली यहीं पर ये साइंटिफिक तरीके से काम करता है। जनरली क्या होता है कि जब स्टूडेंट पेपर अटेम्प्ट करता है तो वो करता तो ऐसे ही है कि जो क्वेश्चन नहीं आया उसको छोड़ दिया, आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया, और एक अच्छा बच्चा समय भी बचा के रखता है। तो उसने लास्ट का हाफ एन आवर बचा के रखा है कि जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया उनको एक बार फिर से देखूं। पर प्रॉब्लम यह है कि जब उस लास्ट हाफ एन आवर में वो वापस मुड़ कर जाता है और देखने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, तो उसको ये नहीं समझ में आता है कि किस क्वेश्चन को लूं। जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ा, 6 छोड़ा, 7 छोड़ा, अब इन तीनों में से जो क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने छोड़ दिए, इनमें से पहले मैं किसको लूं, ये उसको नहीं समझ में आता। वो रैंडम पिक करता है, और ऐसे होने की वजह से वो जो लास्ट का हाफ एन आवर है उसको इफेक्टिवली यूज नहीं कर पा रहा है। तो ये टेक्निक जो 30% समय हमारा बचेगा, जो 30% टाइम बचेगा, उस टाइम को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इस्तेमाल करवाएगी। सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को देखेंगे जिनके आगे एफ लिखा था। सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को देखेंगे जिनके आगे क्या लिखा था, एफ लिखा था। और अब वो सारे ही तुमसे हो जाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ चुका है, पूरा पेपर तुम देख चुके हो, फॉर्मूलेज तुम्हारे दिमाग में खूब अच्छे से घूम चुके हैं। तो वो क्वेश्चन जो पहले फॉर्मूला ना याद होने के कारण नहीं हो रहा था, वो तो अब ऐसी चुटकी बजाते ही हो जाएगा, विश्वास करो। ये एफ वाले तो सारे क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे, बिल्कुल घबराने की बात नहीं। सारे ही एफ वाले क्वेश्चन हो जाने के बाद, फिर से सुन लो कान खोल के, सारे ही एफ वाले क्वेश्चन हो जाने के बाद फिर हम एल वाले क्वेश्चन पर आएंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि अच्छा हमने पहले 3 छोड़ा, फिर 6 छोड़ा, फिर 7 छोड़ा, कि पहले 3 को रीअटेम्प्ट किया, फिर 6 पर आ गए, फिर 7 पर आ गए। हम ऐसा नहीं करेंगे। मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, सपोज क्वेश्चन नंबर 9 भी मैंने छोड़ा, ऑल बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मुझे उसका फॉर्मूला नहीं याद आ रहा था, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद सीधे क्वेश्चन नंबर 9 को देखूंगा। समझ लो इस बात को, सीरीज से चलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सीधे ही क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखूंगा। मैं पहले उन क्वेश्चंस को देखूंगा जो फॉर्मूले की वजह से वो इजी हैं, वो हो जाएंगे आपसे। तो सबसे पहले आप ढूंढ के छांट के एफ वाले क्वेश्चंस को करेंगे। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ढूंढ के छांट के एफ वाले क्वेश्चंस को करेंगे। जब वो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे तब आप एल वाले क्वेश्चंस पर आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 7, अभी भी मैंने टी वाले क्वेश्चंस को टच नहीं किया। ढूंढ के जो एल लेंदी वाले क्वेश्चंस थे, जो पहले कैलकुलेशंस लेंदी होने की वजह से छोड़ दिए थे आपने, आप उन क्वेश्चंस को करेंगे। और जहां पर आपने जितनी कैलकुलेशन करी थी वहां से आगे चलेंगे। जब भी आप लेंदी की वजह से छोड़ रहे हैं तो जहां भी आपने कैलकुलेशन करी है उस जगह को मार्क कर देना अच्छे से, क्योंकि लौट कर आना है अपने यहाँ पर। तो वहां पर बेसिकली क्वेश्चन नंबर भी लिख दिया और मान लेते हैं मैंने उसको मार्क कर दिया। जहां भी मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूं, मैंने एक बॉक्स बनाकर जितनी कैलकुलेशन कर ली उसको रखा, क्योंकि वापस आना है, फिर अपन उसको शुरू से नहीं करेंगे, जितना कर चुके हैं उसके आगे चलेंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो ढूंढ के एल वाले क्वेश्चंस, जितने भी एल वाले क्वेश्चंस हैं, ढूंढ के एल वाले क्वेश्चंस को हम करेंगे। इसमें से भी ज्यादातर क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे। हो सकता है 10% 15% ना हो, पर ज्यादातर क्वेश्चन एल वाले भी तुमसे हो जाएंगे। अब एल वाले क्वेश्चंस हो चुके हैं और अभी भी मेरे पास समय बचा है, अभी भी समय बचा है मेरे पास, है ना, क्योंकि स्पीड में तो हमें काम करना ही है। अब हम टी वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। टी वाले क्वेश्चंस वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं थे, क्योंकि किसी भी ईयर का, अगर मैं एडवांस का पेपर उठा लूं, किसी भी ईयर का रैंडम, तो उसमें जो कैटेगरी होती है टफ क्वेश्चंस की, वो मुश्किल से 15% से 20% के बीच होते हैं। 20 तो मैं बहुत बढ़ाकर बोल रहा हूँ, 15%, 10 to 15% क्वेश्चन टफ होते हैं। तो जो क्वेश्चन टफ वाली कैटेगरी में है वो वैसे ही थोड़े से हैं, बहुत ज्यादा है नहीं। और अब आप उनको देखने की कोशिश करेंगे, जितने आपसे बन जाए उसमें से वेल एंड गुड है। अब चूंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि टफ एरिया में वो क्वेश्चन भी आपसे बन जाए जो आपसे शायद पहले जब आप सीरीज में चलते तो नहीं बनते। तो फिर आप टी वाले क्वेश्चंस को देखेंगे, जितने बन जाएंगे वेल एंड गुड है, नहीं बन जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए। ठीक, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये एफएलटी स्ट्रेटेजी है पेपर को अटेम्प्ट करने की, जिससे उतने ही एकेडमिक नॉलेज से मैक्सिमम नंबर गेन किए जा सकते हैं। तो लास्ट का जो ये वीक बचा हुआ है आपके पास, उसमें आप जो भी मॉक टेस्ट लिखेंगे, और मॉक टेस्ट लिखना बहुत जरूरी है, खासकर लास्ट के 10-12 दिन में तो खूब मॉक टेस्ट आपको लिखना चाहिए। रोज के 2 मॉक टेस्ट लिखने चाहिए। तो रोज के 2 मॉक टेस्ट अगर आप लिख रहे हैं, तो ये जो टेक्निक मैंने तुम्हें अभी बता दी है, इस टेक्निक की प्रैक्टिस करो। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आज मैंने तुम्हें टेक्निक बता दी है तो कल से ही तुम इस टेक्निक में 100% महारत हासिल कर लोगे और उसका फायदा उठा पाओगे। ऐसा नहीं है। हर चीज को सीखने में समय लगता है। ये आइडेंटिफाई करने में भी समय लगता है कि ये किस वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूं,
है ना। कोई क्वेश्चन मैं किस वजह से नहीं कर पा रहा हूं, इसको आइडेंटिफाई करने में भी ऑब्वियसली टाइम लगता है। तो ये जो वीक है, इस वीक में आप इस एफएलटी प्रैक्टिस करेंगे, इस एफएलटी टेक्निक को प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके अच्छी महारत इसमें हासिल कर लेंगे। और अब आप देखेंगे कि उतने ही एकेडमिक नॉलेज से और ज्यादा कैसे मार्क्स लाए जा सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना अगर ये टेक्निक, ये ट्रिक, ये यूनिवर्सल टेक्निक है, सब दुनिया के लोग साइंटिफिक तरीके से पेपर अटेम्प्ट करने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये टेक्निक आपको फायदेमंद लगी या नहीं लगी, और मॉक टेस्ट में इसका इस्तेमाल करके देखना कि क्या ये सच में मार्क्स बढ़ाने की कैपेसिटी रखती है, क्या ये टेक्निक इस्तेमाल करके सच में मार्क्स बढ़ाए जा सकते हैं क्या। मुझे कमेंट बॉक्स में सच सच बताना क्या है, और तुम खुद हैरान हो जाओगे, तुम खुद ही हैरान हो जाओगे कि हद ही हो गई, हद ही हो गई। अगर हम ऐसे रैंडम अटेम्प्ट कर रहे थे पेपर, तब मार्क्स जो आ रहे हैं वो कुछ और हैं, और जब हम थोड़ा सा भी साइंटिफिक अप्रोच ले लेते हैं, तब जो मार्क्स आ रहे हैं वो बिल्कुल ही अलग है ना। हर इनपुट या कह लीजिए हर जो मेहनत है ना, या हर जो स्टेप है, उसका जो आउटकम होता है वो जरूरी नहीं कि एक जैसा हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम पानी को बॉईल कर रहे हैं, एक डिग्री पानी बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो 96 से 97 हुआ, 97 से 98 हुआ, है ना। अभी तो 1 डिग्री बढ़ रहा है। जैसे ही 99 से 100 हुआ, और जैसे ही 100 को क्रॉस किया, अचानक लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में बदल जाएगी। तो जब अगर हम कंपेयर करें 98 से 99 और फिर 100 प्लस को अगर कंपेयर करें, इन दो स्टेप्स को अगर कंपेयर करें, तो इनपुट तो एक जैसे ही हैं, पर जो आउटपुट हो रहा है वो आउटपुट ट्रिमेंडस है, वो आउटपुट ट्रिमेंडस है। तो ऐसे कुछ चीजें होती हैं जिनके आउटपुट बहुत खतरनाक होते हैं। उनमें से एक ये है, अगर आप सच में इस ट्रिक का इस्तेमाल करना सीख गए तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, और आप जिंदगी भर एफएलटी टेक्निक का गुणगान करेंगे और हमें थैंक यू बोलेंगे कि सर मजा आ गया, क्या गजब की चीज आपने सिखा दी है। ठीक है जी। तो मैं क्लास शुरू होने से पहले, सीरीज में जाने से पहले, भीष्म सीरीज के जो आज मुझे बताना है उससे पहले, मुझे लगा कि सबसे पहले मैं पेपर अटेम्प्ट करना तो मैं सिखा दूं, वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखना, समझना और इसका इस्तेमाल करना, तो बहुत बहुत फायदा तुम्हें होगा। चलिए जी, तो मैंने जो मेरे को बात कहनी थी वो कह ली। और अगेन जो सारे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे जो मेरे अपने प्रयास के बच्चे हैं, लक्ष्य के बच्चे हैं, और इन जनरल जो 11th और 12th और 13th के जो स्टूडेंट्स हैं, है ना भाई, जिनके आंखों में सपना है, जो खूब मेहनत कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। फोड़ डालना है, नारा है हमारा, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है बच्चों। तो बस एक ही हफ्ता रह गया है यार, पूरी जान लगा देनी है। दैट मीन्स अफसोस मुझे नहीं होना चाहिए कि यार मैं थोड़ा और कर सकता था, वो मैं नहीं कर पाया, ऐसा अफसोस नहीं होना चाहिए। पूरी जान झोंक दो, पूरी जान लगा दो, तो 100% तुम बहुत अच्छी रैंक से सेलेक्ट हो जाओगे। चलो जी, अब आ जाते हैं, आज की बात करते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट पर आज चर्चा होने वाली है। बहुत इजी एरिया है, कोई ज्यादा खास मुश्किल नहीं है, और अब तक तुमने बहुत अच्छे से इसको कवर कर ही लिया होगा, तो बहुत ज्यादा कहने को नहीं है मेरे पास। तो सीधे ही हम कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे, ऑलरेडी एडवांस में आए हुए कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे, और उसके थ्रू इसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तरीका वही रहेगा, बोर्ड पर क्वेश्चन आएगा, आप फटाफट से पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर मैं सॉल्व करूंगा, आंसर बताऊंगा आपको, और हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक, क्रिस्प रहेगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका, क्योंकि समय बहुत ज्यादा कीमती है, और ये टॉपिक ऑलरेडी आप अच्छे से कर चुके हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत मेजरमेंट वगैरह में हो सकता है थोड़े बहुत कंफ्यूजन हो, तो वो क्वेश्चंस के थ्रू हम उसको एड्रेस कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू कर देते हैं। मेरा नाम मनीष शर्मा है, और एक बार फिर से मैं पूरे हिंदुस्तान के सभी स्टूडेंट्स का बहुत 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 स्वागत करता हूं आज के इस एपिसोड में, और दुआएं देता हूं, दिल से दुआएं देता हूं कि सबको अपनी अपनी मंजिल मिले। जो जहां तक उड़ान भरना चाहता है, जो पंछी जितना ऊंचा उड़ना चाहता है, ईश्वर उसको उतना ऊंचा उड़ने की शक्ति दे, और उतना ऊंचा उड़ने का हौसला दे, अपनी अपनी मंजिल तक सबको पहुंचाए। जिसने जो रैंक सब सोची है, मैंने सोचा है कि मेरा टॉप 1000 में रैंक आ जाए, मैंने सोचा है कि मेरा 3000 में रैंक आ जाए, मैंने सोचा है मेरा 500 में रैंक आ जाए। जिसने भाई जितनी रैंक सोची है, ईश्वर उसको उतनी रैंक तक पहुंचाने में मदद करे और ताकत दे आपको, सो दैट आप वहां तक पहुंचे। निश्चित रूप से आप हार्ड वर्क कर रहे होंगे, क्योंकि बिना हार्ड वर्क के, बिना जी तोड़ मेहनत के, मतलब उतनी मेहनत करनी होगी जितनी आपने ना कभी की और ना शायद आगे कभी करोगे। मैं जब स्टूडेंट था, खुद तुम्हारी उम्र में था, तो आईटी के लिए जो मैंने प्रिपरेशन करी थी, मुझे आज भी अच्छे से याद है कि उतनी मेहनत ना तो मैंने उससे पहले अपने जीवन में कभी करी थी, और ना ही उसके बाद कभी दूसरा मौका मिला कि मैं उतनी मेहनत कर पाऊं। जिस वजह से मैं आईटी गया, आईटी दिल्ली से मैं पास आउट हूँ, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सब भी अच्छे अच्छे आईटीज तक पहुंचे और आईआईटीएंस कहलाएं, इस देश की क्रीम कहलाएं, है ना, इस देश का जो मलाई है वो बने।
और सक्सेसफुल बने, खुद सक्सेसफुल बने, अपने आसपास के लोगों को सक्सेसफुल बनाए और खुश रहें, मस्त रहें। ठीक, तो अपने परिवार का, अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लो, अपने टीचर्स का आशीर्वाद लो और जाके फोड़ डालो। ठीक है भाई, चलिए जी, अब हम मुद्दे की बात पर आ जाते हैं। तो यूनिट एंड डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स की बातचीत है, वो हमें समझ में आती ही है। तो चलो फिर अब सीधे क्वेश्चंस पर ही आ जाते हैं। चलो जी, तो पहला क्वेश्चन 2023 का, दैट मीन्स लास्ट ईयर का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन को जरा देखो, मैं साइड हो गया, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को देखो और तुरंत फटाफट सॉल्व करो, तुरंत की तुरंत सॉल्व करो। बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है। Young modulus of elasticity is expressed in terms of three derived quantities, namely the gravitational constant g, Planck constant h and the speed of light c, है ना, ऐसा। तो ये एक्सप्रेशन है, तो बता दीजिए कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज क्या है। बहुत ही थकेला, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो हम अच्छे से जानते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जो सारी क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं, है ना भाई, उन सबके डायमेंशन हमें सब्स्टिट्यूट करने होंगे। फंडामेंटल इक्वेशन है y इज इक्वल टू c टू द पावर अल्फा, प्लैंक कांस्टेंट h टू द पावर बीटा और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g टू द पावर गामा। ये हमारी फंडामेंटल इक्वेशन है। क्या हम इस इक्वेशन में ऑब्वियसली दोनों तरफ डायमेंशंस रख दें और कंपैरिजन से अल्फा बीटा गामा की खटाखट खटाखट वैल्यूज निकाल लें। तो इलास्टिसिटी का क्या डायमेंशन होता है, यंग मॉडुलस का क्या डायमेंशन होता है, क्या डायमेंशन के लिए हमें बस बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए। क्या है इलास्टिसिटी? बेसिकली स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन डायमेंशनलेस है। हेंस क्या इलास्टिसिटी का डायमेंशन हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया, जो बेसिकली प्रेशर का डायमेंशन होता है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का डायमेंशन होता है ml t-2 पर यूनिट एरिया, मतलब एल स्क्वायर। क्या ये हमारे यंग मॉडुलस का डायमेंशन हुआ? एल स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो -2 बनेगी पावर, तो यहाँ क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। इसको हटा देते हैं, समझ में आ गया। तो ml -1 t-2 तो मेरे यंग मॉडुलस का डायमेंशन है, इज इक्वल टू c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, मतलब lt-1, तो lt-1 टू द पावर अल्फा। h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन निकालने के लिए क्या हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं? E इज इक्वल टू h न्यू, वे न्यू इज फ्रीक्वेंसी। यहां से अगर हम प्लैंक कांस्टेंट को देखें तो क्या प्लैंक कांस्टेंट है? एनर्जी इनटू टाइम। प्लैंक कांस्टेंट क्या है? प्लैंक कांस्टेंट h का डायमेंशन यहां से अगर हम देखें तो प्लैंक कांस्टेंट क्या हो जाएगा? एनर्जी ml2 t-2 इनटू टाइम, है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम होता है तो टाइम वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। तो प्लैंक कांस्टेंट कितना बन गया? ml2 t-1, तो ये बन गया ml2 t-1 टू दी पावर कितना हो गया महाराज? टू दी पावर बीटा हो गया। तीसरी चीज क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। किसी भी डायमेंशन को रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस बेसिक फॉर्मूले आते हो तो बड़े मजे से निकल आएगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहां से आएगा? F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहां से अगर हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g के डायमेंशन को देखें तो क्या g का डायमेंशन हो जाएगा फोर्स, विच इज ml-t-2 इंटू आर स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय m1 m2 मतलब m स्क्वायर। तो कितना हो गया? m-1 l3 t-2, m-1 l3 t-2, तो m-1 l टू द पावर 3 t टू द पावर -2, है ना, ये हो गया g, जिसकी पावर कितनी थी? जिसकी पावर थी गामा। अब अगला काम क्या करना है? बहुत आसान है, ये तो मैं लिख रहा हूं इसलिए मतलब फटाफट फटाफट हम इसको निपटा सकते हैं। अब हमें अगला काम क्या करना है? अब हमें अगला काम ये करना है कि इधर m की पावर्स, l की पावर्स और t की पावर्स को इकट्ठा करना है। m की पावर क्या है? यहाँ m की पावर है बीटा और वहां से है माइनस गामा, तो m की पावर है बीटा माइनस गामा। देखो बीटा और उधर से माइनस गामा। L की पावर क्या है? L की पावर यहां से आया अल्फा, यहां से आया 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा। और T की पावर क्या है? T की पावर है माइनस अल्फा, यहां से आया माइनस बीटा और वहां से आया -2 गामा, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में देखें जरा क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड में m l की पावर -1 t की पावर -2, ये सिचुएशन है। ठीक, तो क्या हमें यहां से अब इक्वेशंस मिल रही हैं? क्या है वो इक्वेशंस? बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 1, एल की पावर है अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा, अल्फा प्लस 2 बीटा
प्लस 3 गामा इज इक्वल टू कितना, -1, है ना भाई। अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा इज इक्वल टू -1। और तीसरी क्वेश्चन है माइनस अल्फा। इनफैक्ट मैं -2 और माइनस को कैंसिल कर दूं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू कितना, 2। ठीक है भाई, ये क्वेश्चंस हमें मिल रही हैं। ठीक, अच्छा जी ये क्वेश्चंस हमें मिल रही हैं। ठीक है भाई, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दूं तो इधर 0 आ जाएगा और मुझे क्या दिखाई देगा, फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर दें, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तो इन दोनों इक्वेशन से हमें जो मिलेगा वो मिलेगा अल्फा प्लस 3 बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 2 गामा, प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 0, है ना। और ये 3 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल हम मजे से सॉल्व कर सकते हैं। चूंकि हमको वैल्यूज दी हुई हैं, हमें चेक करना है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो एक बार जरा चेक कर लेते हैं। पहला वाला जरा ऑप्शन इसमें रख के देखते हैं, अल्फा प्लस 3 बीटा, अल्फा है 7, अल्फा 7 प्लस 3 बीटा मतलब -3 और प्लस 2 गामा मतलब -4 इज इक्वल टू 0। बैठ रहा है, बैठ रहा है, फर्स्ट वाला ऑप्शन बैठ रहा है। बी वाले को भी चेक कर लेते हैं इसी प्रकार से, अल्फा जो कि है -7, है ना जी, और प्लस 3 बीटा मतलब -3 और प्लस 2 गामा मतलब कि -4। 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, गलत हो गया। सही है जी। ऐसे ही क्या मैं चेक कर सकता हूं, तो क्या मुझे अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज निकालने की कोई जरूरत नहीं है, बिना वैल्यूज निकाले भी मैं आंसर तक पहुंच सकता हूं। तो मेरा राइट आंसर आ जाएगा क्या, राइट आंसर आ जाएगा ए। समझ गए, कोई जरूरत नहीं है कि हम एक्चुअल अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज निकालें, क्योंकि हमें तो केवल चेक करना है। हम ऐसा बड़े मजे से कर सकते हैं। ठीक बात है, समझ में आ जाती बात। ऐसे ही ऐसे ही मैं और भी इक्वेशंस निकाल सकता हूं और चेक कर सकता हूं। जैसे बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 1, आसान इक्वेशन है, चेक कर लो। बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 1, बीटा माइनस गामा -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 यहां आ रहा है, बीटा माइनस गामा यहां भी आ रहा है ना। बीटा माइनस गामा ये गलत हो गया, देखो बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 1 गलत आ रहा है यहां पर, और यहां बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 1 यहां भी गलत आ रहा है, ये दोनों भी गलत हो गए। तो ये दोनों गलत हो गए, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है ना। और ये गलत हो गया क्योंकि पहली इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, खत्म हो गया खेल। देयर इज नो नीड टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा गामा, डू यू अंडरस्टैंड। ऐसा तो एग्जाम मोड में हम बहुत तेजी से इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत तेजी से करेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फिर देखो 2022 में, वो 2023 का था, अब ये 2022 का प्रश्न देखें। इन अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ charge, then mass, and then Planck constant h, and then Coulomb constant k। ठीक, अच्छा जी। इन टर्म्स ऑफ दीज फिजिकल कांस्टेंट, डायमेंशंस ऑफ क्या, मैग्नेटिक फील्ड, डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिटन बाय दिस। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन ये है, तो बता दो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल क्या है। ठीक, चलिए जी। तो फंडामेंटल इक्वेशन क्या है, फंडामेंटल इक्वेशन है बी, मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द पावर बीटा, प्लैंक कांस्टेंट h टू द पावर गामा, और k टू द पावर डेल। ठीक है, ये फंडामेंटल इक्वेशन हमारी है। ठीक, तो चार्ज E, मास, प्लैंक कांस्टेंट, कूलम्बियन कांस्टेंट, ये सब है, और उधर है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, क्या करेंगे हमारे पास करने को, क्या है हमारे पास भाई साहब करने को, यही है कि हम सबके डायमेंशन इसमें रख दें इधर उधर, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड बी का डायमेंशन कहां से निकालें, बी का डायमेंशन निकालने के लिए सबसे सस्ता तरीका क्या है, F इज इक्वल टू BIL। बोलो, क्या मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकालने का सबसे सरल तरीका है F इज इक्वल टू BIL। हेंस डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा फोर्स का डायमेंशन जो कि है MLT-2 डिवाइडेड बाय करंट जो कि है A और L जो कि L है ही। तो B का डायमेंशन कितना आ गया, MA-1T-2, MA-1 और T-2, सही है, MA-1T-2। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो अपन ने MA-1 MA-1 T-2 रख दिया, इज इक्वल टू E क्या है, चार्ज है ना, करंट होता है Q बाय T, चार्ज पर यूनिट टाइम, तो चार्ज हो जाएगा करंट इंटू टाइम, दैट मीन्स A इंटू टी। तो A इंटू टी, A इंटू टी टू दी पावर कितनी, अल्फा। अच्छा जी, M तो मास है ही, M टू दी पावर कितनी, बीटा। फिर तीसरी चीज क्या है, प्लैंक कांस्टेंट H। अभी मैंने बताया था प्लैंक कांस्टेंट H कैसे निकलता है, एनर्जी E इज इक्वल टू H इंटू न्यू से निकलता है।
तो प्लैंक कांस्टेंट h का डायमेंशन क्या हो जाता है, एनर्जी इनटू टाइम, तो ml2 t-2 इंटू टी, एनर्जी इनटू टाइम, ml2 t-1 है ना, तो ml2 t-1 ml2 t-1 टू द पावर गामा, और चौथी चीज क्या भैया, k, ये कहां से आएगा, ये आएगा F इज इक्वल टू, जो हमारी कूलम लॉ है, F इज इक्वल टू 1/4πε0, जिसको k बोल रहे हैं, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो 1/4πε0 दैट मीन्स k का डायमेंशन क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर। ठीक है भाई, ठीक है, तो 1/4πε0 जिसको हम k भी बोल रहे हैं, उसका जो डायमेंशन है वो है फोर्स mlt-2 इंटू आर स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर का मतलब हो गया ए स्क्वायर टी स्क्वायर, क्योंकि क्यू है 80। ठीक, तो क्या बन गया देखो, ml टू द पावर 3, l टू द पावर 3, t टू द पावर -4 एंड a टू द पावर -2। ठीक, इसको रख देते हैं यहां पर, तो m l टू द पावर 3, t टू द पावर -4 एंड a टू द पावर ऑफ -2 की पावर कितनी, डेल। ये इक्वेशन बनी है, ध्यान रखना है 4 वेरिएबल की इक्वेशन है, पर और 4 ही लोग हैं हमारे पास, तो हम इक्वेट करेंगे तो हमें जो इक्वेशंस आएंगी वो जो इक्वेशंस आएंगी, तो जरा देखें m की पावर, देखें जरा यहाँ पर m की क्या पावर आ रही है, दिस इज इक्वल टू m टू द पावर कितनी आ रही है, बीटा प्लस गामा प्लस डेल, बीटा प्लस गामा प्लस डेल। देखो यहाँ तो m है ही नहीं, यहाँ बीटा गामा और यहाँ डेल, सही है, तो m की पावर है बीटा प्लस गामा प्लस डेल, और इधर m की पावर कितनी है 1, तो बीटा प्लस गामा प्लस डेल, बीटा प्लस गामा प्लस डेल, ये पूरी चीज तो 1 हो गई। बोलो, बीटा प्लस गामा प्लस डेल की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक, अब अगर कहीं से अल्फा मिल जाए तो बात बन सकती है। आज जरा चेक करते हैं, m के बाद l को देखें, तो l की पावर कितनी है, l की पावर है, यहाँ l नहीं है, यहाँ l नहीं है, 2 गामा, l की पावर है 2 गामा, और यहाँ l की पावर है 3 डेल। ठीक है भाई, ठीक, फिर t को देखें जरा, t की पावर क्या है, t की पावर है यहाँ अल्फा, t की पावर है यहाँ पर अल्फा, यहाँ t की पावर है माइनस गामा, और यहाँ t की पावर है -4 डेल। ठीक, चलिए जी, और चौथी चीज क्या है, चौथी चीज है a की पावर क्या है, a की पावर यहाँ अल्फा, और यहाँ है a की पावर है अल्फा, और यहाँ है -2 डेल, 2 डेल। ठीक, इधर l की पावर तो 0 है ही, a की पावर है -1 और t की पावर है -2। ठीक, तो अल्फा -2 डेल, देखना ध्यान से, अल्फा -2 डेल, अल्फा -2 डेल की वैल्यू कितनी है, -2 है, अल्फा नहीं सॉरी -1 है, a है ना, वो a है, तो -1 है, अल्फा -2 डेल की वैल्यू कितनी है, -1 है। ठीक है भाई, और t की पावर देखें, तो t की पावर में है अल्फा माइनस गामा -4 डेल, अल्फा माइनस गामा -4 डेल इज इक्वल टू अल्फा माइनस गामा -4 डेल इज इक्वल टू -2, इज इक्वल टू -2। ठीक, और l की पावर है 2 गामा प्लस 3 डेल, 2 गामा प्लस 3 डेल इज इक्वल टू, उधर l की पावर है 0, तो 2 गामा प्लस 3 डेल इज इक्वल टू 0। ठीक, हमें बेसिकली अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो हम एक काम करें जैसे यहाँ अल्फा और डेल में इक्वेशन है, यहाँ अल्फा गामा और डेल में, तो ये जो गामा है इसको डेल में कन्वर्ट कर लें इसकी मदद से, कि गामा कितना है -3 डेल बाई 2, यहाँ रख दें, तो देखो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी अल्फा माइनस ऑफ गामा की वैल्यू कितनी है, -3 डेल बाई 2, ठीक, -4 डेल इज इक्वल टू -2। ठीक है भाई, ये कहानी बनी। अच्छा जी, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 अल्फा, ये इक्वेशन तब अब हो जाएगी 2 अल्फा, एलसीएम लेने के बाद 2 अल्फा प्लस 3 डेल, और ये हो जाएगा -8 प्लस 3 डेल -8 डेल इज इक्वल टू, ये वाला 2 उधर चला जाएगा तो -4।
दैट मीन्स फाइनली जो इक्वेशन निकल कर आ रही है वो आ रही है 2 अल्फा माइनस 5 डेल इज इक्वल टू -4। ठीक, डेल का वैल्यू अल्फा के टर्म्स में यहां से उठा लें तो अल्फा प्लस 1/2 इज डेल, यहां रख देते हैं इस जगह पर। तो 2 अल्फा माइनस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ अल्फा, अल्फा प्लस 2, अल्फा प्लस 1/2, अल्फा प्लस 1/2 इज इक्वल टू कितना, -4। क्या अब केवल अल्फा में इक्वेशन रह गई है? और क्या बड़े मजे से अल्फा में इक्वेशन रह गई तो क्या हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं? देखो एलसीएम ले लेते हैं तो वो हो जाएगा 4 अल्फा माइनस 5 अल्फा, 4 अल्फा माइनस 5 अल्फा माइनस 5 इज इक्वल टू -8, है ना? दैट मीन्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू -8 और उधर -5 जाएगा, है ना, -8 और इधर से -5 उधर जाके +5 बन जाएगा, है ना भाई। हेंस अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? अल्फा की वैल्यू यहां से आ गई 3, अल्फा इज इक्वल टू 3। तो ये जो अल्फा है इस अल्फा की वैल्यू आ गई 3, हेंस 3 + 1 कितना हो गया? 4। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 4। समझ में आती है बात? ऐसा है। ठीक, तो फटाफट फटाफट हमें चूंकि केवल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल की वैल्यू चाहिए थी, जिसमें से बीटा प्लस गामा प्लस डेल तो 1 है, तो हमें केवल अल्फा की वैल्यू निकालनी है। फटाक से हमने अल्फा की वैल्यू निकाली, सब्स्टिट्यूट कर दी, सॉल्व कर लिया। और भी किसी तरीके से कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, आंसर आ जाएगा 4। ठीक, चलो जी, सब बहुत आसान, बहुत इजी एरियाज हैं, बिल्कुल ना घबराने की जरूरत है, ना परेशान होने की जरूरत है, पूरे मार्क्स देने वाले हैं। अगला देखिए, देखिए जरा क्या कह रहा है, क्या कहता है क्वेश्चन। समटाइम्स it is convenient to construct a system of units so that all quantities can be expressed in terms of one physical quantity. Okay bhai, if in one such system dimensions of different quantities are given in terms of quantity x such that position is x की power alpha, position means L, है ना, positions means L, तो L is equal to some quantity x की पावर अल्फा, ये पहली इक्वेशन बनी। दूसरी इक्वेशन है स्पीड, स्पीड इज LT - 1, तो LT - 1 इज x टू द पावर बीटा, ये दूसरी इक्वेशन बनी। तीसरा है एक्सेलरेशन, मतलब LT - 2, LT - 2 इज इक्वल टू x टू द पावर कितना, p, अल्फा बीटा p। और चौथा है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम है मास और वेलोसिटी, MLT - 1, MLT - 1 इज इक्वल टू x टू द पावर कितनी, q, है ना। और लास्ट है फोर्स, x टू द पावर r, MLT - 2, MLT - 2 इज इक्वल टू x टू द पावर r। ठीक, ऐसा उसने कहा। अब वो कहता है क्या कि भैया इनमें रिलेशनशिप बताइए, जैसे अल्फा प्लस पी बराबर 2 बीटा, p प्लस क्यू माइनस आर बराबर बीटा, है ना, और p माइनस क्यू प्लस आर बराबर अल्फा, और p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 2 बीटा, वगैरह वगैरह। ठीक, तो ऐसा कुछ हमसे करवाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है जी, अच्छा जी, देखें जरा क्या कर सकते हैं, सोचो जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या किया जा सकता है। चूंकि इक्वेट करना है चीजों को, तो कहीं से एक ही क्वांटिटी को दो तरफ से निकाल के फिर बराबर करना होगा। जो आपको अच्छा लगे उस क्वांटिटी को किसी दो तरफ से निकाल के इक्वेट कर सकते हैं, है ना। जो भी आपको अच्छा लगे उस क्वांटिटी को दो तरफ से निकाल कर इक्वेट कर सकते हैं। जैसे LT - 2 है x की पावर p, ये है LT - 1, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा L2t - 2, और इसको इससे डिवाइड कर दें तो क्या LT - 2 बन जाएगा। देखना जरा, अगर मैं LT - 1 का कर दूं स्क्वायर और इसको L से ही डिवाइड कर दूं, इस क्वांटिटी का स्क्वायर कर दूं और उसको इस क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं, है ना, तो क्या मुझे LT - 2 मिल जाएगा। तो क्या मुझे LT - 2 मिल जाएगा, LT - 2 बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है ना भाई। अब देखना जरा, LT - 1 है x की पावर बीटा, तो x की पावर बीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L है x की पावर अल्फा, x की पावर अल्फा इज इक्वल टू, उधर में LT - 2 इज x की पावर p। इस तरह का कुछ जुगाड़ हम बिठा सकते हैं, है ना। तो क्या दिख रहा है अब हमें, 2 बीटा माइनस अल्फा बराबर p, 2 बीटा माइनस 2 बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू
पी, ये दिखाई दे रहा है। 2 बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू पी, ये रही फर्स्ट। 2 बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू पी, फर्स्ट आंसर आता वो दिखाई दे रहा है। समझ में आ रही है बात? ऐसा तो क्या किया मैंने कहीं से दो क्वांटिटीज को निकाला है ना भाई, और उनको इक्वेट कर दिया। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल एम एल टी माइनस वन है ये, और एल टी माइनस वन है ये। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं, दैट मीन्स एम एल टी माइनस वन को एल टी माइनस वन से डिवाइड कर दूं तो एम रह जाएगा, और एम को एल टी माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दूं तो एम एल टी माइनस टू बन जाएगा, जो कि एक्स की पावर आर है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि एम एल टी माइनस वन को एल टी माइनस वन से डिवाइड कर दिया जाए, और फिर इसको एल टी माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये एम एल टी माइनस टू जो कि 4 से बन जाएगा। ठीक है भाई साहब, एम एल टी माइनस वन क्या चीज है? एक्स टू द पावर क्यू। तो एक्स टू द पावर क्यू डिवाइडेड बाय एल टी माइनस वन क्या है? एक्स टू द पावर बीटा, एक्स टू द पावर बीटा इंटू एल टी माइनस टू विच इज एक्स टू द पावर पी इज इक्वल टू एम एल टी माइनस टू विच इज एक्स टू द पावर आर, है ना। अब एक्स की पावर उठा लो सारी, तो क्यू प्लस पी माइनस बीटा इज इक्वल टू आर, क्यू प्लस पी माइनस बीटा इज इक्वल टू आर। ठीक है, ठीक है जी, ऐसा है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि बीटा को उधर ले जाएं, तो क्यू प्लस पी माइनस आर, क्यू प्लस पी माइनस आर इज इक्वल टू बीटा, ये रहा। क्यू प्लस पी माइनस आर इज इक्वल टू बीटा, ये रहा ऑप्शन। समझ में आ जाती बात? ठीक है भाई, ऐसा है। ठीक ऐसी सिचुएशन बन रही है। अच्छा, अब बाकी को P माइनस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू अल्फा, P माइनस क्यू प्लस आर, हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि P माइनस क्यू प्लस आर का मतलब है P, दैट मीन्स ये वाला एक्सप्रेशन और R वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन तो हुआ मल्टीप्लाई, तभी P प्लस आर बनेगा, और Q से डिवाइड हुआ, इसको इससे डिवाइड कर दिया, दैट मीन्स एल टी माइनस टू, ये है P, एक्स टू द पावर P को मल्टीप्लाई किया मैंने एम एल टी माइनस टू से, ऐसे भी देख सकते थे एम एल टी माइनस टू, ये हो गया क्या? ये हो गया P प्लस आर, P प्लस आर, इसको चेक कर रहा हूं मैं, माइनस क्यू, क्यू से डिवाइड कर दिया, क्यू कौन है? ये एम एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन से डिवाइड कर दिया। क्या आप समझ रहे हैं? दिस इज एक्स टू द पावर, दिस इज एक्स टू द पावर, एक्स टू द पावर P प्लस आर माइनस क्यू। I hope you are getting. This is x to the power P plus R minus Q. X to the power P which is LT minus 2 into x to the power R which is MLT minus 2 divided by MLT minus 1. ठीक, तो देखें जरा यहाँ पर काट पीट के क्या बना, तो M M L L उड़ गए। ठीक है, T माइनस वन की वजह से वहां माइनस वन रहा, तो LT माइनस थ्री बना। सो दिस इज लाइक LT माइनस थ्री। ठीक, बाकी तो सब कट गए, एल टी माइनस थ्री बना। ये कह रहा है कि अल्फा के बराबर है, और अल्फा का मतलब है एल, तो क्या दिस इज नॉट इक्वल टू एल विच इज नॉट इक्वल टू एक्स टू द पावर अल्फा। तो क्या मैंने प्रूव कर दिया, पी प्लस आर माइनस क्यू इज नॉट इक्वल टू अल्फा, पी प्लस आर माइनस क्यू इज नॉट इक्वल टू अल्फा, है ना, समझ रहे हो। और ऐसा ही आखिरी चीज, पी प्लस क्यू प्लस आर, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते अगर हम, है ना, अभी मैंने इसको डिवाइड किया था, अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता तो ये उधर मल्टीप्लाई हो जाता, तो क्या बन जाता, मल्टीप्लाई कर लेते तो क्या बन जाता, तो देखो एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय, या मल्टीप्लाई का साइन लिखते ही नहीं है, चलो एल टी माइनस टू, ठीक है जी, एक ब्रैकेट में आ गया, फिर उसके बाद आ गया एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, और फिर उसके बाद आ गया एम एल टी माइनस वन। ठीक है, ऐसे ये क्या मिला हमें, दिस इज बेसिकली एक्स टू द पावर ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर, ये वाली साइड। ठीक, अच्छा जी, इधर देखें जरा, दिस इज इक्वल टू एम टू द पावर टू, ये और ये, एल टू द पावर एक दो तीन, एल टू द पावर तीन, और टी की पावर माइनस टू और माइनस वन, दो दो चार और एक पांच, टी की पावर माइनस पांच। ठीक, वो कहता है टू बीटा के बराबर है, टू बीटा के बराबर होने का मतलब है एल टू द पावर टू, टी टू द पावर माइनस टू, तो क्या ये x टू द पावर टू बीटा के बराबर नहीं है, तो क्या डी ऑप्शन भी सही नहीं है। तो राइट ऑप्शंस क्या बैठ गए, राइट ऑप्शंस बैठ गए हमारे ए एंड बी, ए एंड बी हमारे राइट ऑप्शंस है। करेक्ट, करेक्ट है भाई। अगला देखिए, नेक्स्ट
नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, a physical quantity S is defined as E cross B by mu naught. E and B are electric and magnetic fields. Then the dimensions of S is same as the dimensions of which of the following quantity, है ना? S का डायमेंशन किन क्वांटिटीज के डायमेंशंस के बराबर है, ऐसा वो पूछ रहा है। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटीज गिवन है, हम चाहें तो कुछ थोड़ा बहुत दिमाग लगाकर उसको थोड़ा इजी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि E बाई बी, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है ना? E बाई बी की वैल्यू C के बराबर होती है। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा और मैं एक बात और जानता हूं कि हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट, हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट इज बेसिकली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इज बेसिकली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी होती है। तो अगर अपन एक काम करें, इलेक्ट्रिक फील्ड ई को बी के टर्म्स में बी इंटू सी यहां रख दें, यहां रख दें, तो डायमेंशन ऑफ एस इज इक्वल टू ई का मैंने बी इंटू सी रख दिया, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू सी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट का डायमेंशन, है ना? और हम सब अच्छे से जानते हैं कि हाफ बी स्क्वायर और म्यू नॉट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, हाफ का तो डायमेंशन है नहीं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को अगर स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पता है क्या मिलेगा, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, है ना? तो दिस वुड बी बेसिकली एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया विच इज बेसिकली इंटेंसिटी, which is basically what, which is basically intensity. तो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज पावर, तो पावर अपॉन एरिया सही ऑप्शन है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑब्वियसली बिल्कुल ही गलत है ना? फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू टाइम भी गलत है क्योंकि हमें तो चाहिए एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, है ना? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो एनर्जी को अगर अपन फोर्स इंटू डिस्टेंस भी लिखें और डिवाइडेड बाय टाइम इंटू एरिया भी लिखें तो फोर्स, अच्छा फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ इंटू टाइम, हाँ आ तो जाएगा, क्योंकि यहाँ एरिया में ऐसा समझ लें कि एनर्जी को अगर हम लिखें फोर्स इंटू एल, डायमेंशन ऑफ फोर्स इंटू एल, है ना, डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम इंटू डायमेंशन ऑफ एरिया विच इज एल स्क्वायर, तो फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ इंटू टाइम आ जाएगा, तो बी भी आ जाएगा। ठीक, तीसरा है एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज इंटू करंट। नाउ करंट या चार्ज जो होता है ना, दैट इज करंट इनटू टाइम। ठीक, जबकि यहां कहीं भी कोई करंट का एक्सप्रेशन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो ए ऑप्शन भी किसी भी सूरत में आता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो राइट ऑप्शन है बी एंड डी, सही जवाब है बी और डी। एंड अगेन इट इज वेरी वेरी इजी प्रश्न, इजी प्रश्न। चलो भाई, अब तक मैंने जो 4-5-6 क्वेश्चन देखे हैं वो सारे क्वेश्चन थे जो कि डिमेंशंस वगैरह वगैरह पर बेस्ड थे। अब हम कुछ क्वेश्चंस एरर और जो वर्नियर कैलिपर है, दैट मीन्स जो मेजरमेंट वाला हिस्सा है, अभी तक हमने यूनिट्स वाले हिस्से पर क्वेश्चन देखे, अब जो मेजरमेंट वाला हिस्सा है उस हिस्से पर क्वेश्चंस देख लेते हैं। बच्चे बेमतलब में डरते हैं लाइक एरर से, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज से, जबकि बहुत बहुत ज़्यादा आसान है, बिल्कुल डरने और परेशान होने की बात नहीं है। किसी भी किताब से अगर आप फंडामेंटल बातें भी पढ़ के समझ लेंगे तो ये बहुत आसान है, बिल्कुल घबराने का कोई भी दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खासकर एडवांस जो क्वेश्चन पूछता है, खासकर एडवांस, बड़े क्लीन होते हैं। दैट मीन्स अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, कंसेप्ट सही हैं, तो क्वेश्चन बहुत ही क्लीन तरीके से हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। तो आओ जरा इसका थोड़ा सा जायजा लें, थोड़ा सा इसका स्वाद चखें डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू। तो देखो 2013 में क्या पूछा, क्या चाहता है हमसे, चाहता है कि डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग वर्नियर कैलिपर विद नो जीरो एरर। तो हम जानते हैं कि वर्नियर का जीरो और मेन स्केल का जीरो अगर कोइंसाइड कर जाते हैं तो जीरो एरर नहीं होता है, तो देयर इज नो जीरो एरर। इट इज फाउंड दैट द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन, जब हम मेजर कर रहे हैं तब की बात हो रही है, तो जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 एंड 5.15। यहां से दो बातें समझ में आती हैं, समझ रहे हो क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लेते हैं ये मेन स्केल है, ऐसा मेन स्केल है, ऐसा मेन स्केल है ना, ये 5.10 है, ये 5.15 है,
तो वर्नियर का जो जीरो है, वर्नियर का जो जीरो है वो 5.10 और 5.15 के बीच यहां कहीं वर्नियर का जीरो आ रहा है ना। तो क्या हम समझते हैं कि जहां तक वर्नियर स्केल जहां से शुरू हो रहा है उसके पीछे जहां तक आप रीडिंग ले सकते हैं वही मेन स्केल रीडिंग बनती है। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी बनेगी? 5.10 सेंटीमीटर। पहली चीज, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग कितनी बनी भैया? मेन स्केल रीडिंग बनी 5.10 सेंटीमीटर। उम्मीद कर रहा हूं कि सबको ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि वर्नियर यहां से शुरू होगा। ये 5.10 है, ये 5.15 है। तो आप कहां तक देख पाएंगे? 5.10 तक देख पाएंगे। 5.15 तो वर्नियर स्केल के पीछे आ जाएगा, वो थोड़ी दिखाई देगा, है ना। हेंस मेन स्केल रीडिंग है 5.10 सेंटीमीटर। एक बात। दूसरा, उसने गुपचुप तरीके से एक और बात कह दी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि मेन स्केल डिवीजन, एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या है? बताओ जरा, एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या है? अगर 5.10 के बाद सीधे 5.15 आ रहा है तो एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू है 0.05 सेंटीमीटर। मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू है 0.05 सेंटीमीटर। चूंकि ये क्वेश्चन हाइपोथेटिकल होते हैं, ऐसे ये डेटा कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो कि नहीं? जो जो देखो, दैट मीन्स यहां 5.10 लिखा है, यहां 5.15 लिखा है, तो एक डिवीजन की वैल्यू कितनी हुई? 0.05 सेंटीमीटर ही तो हुई। तभी तो 5.10 5.15 बनेगा। 5.10 प्लस 0.05 इज 5.15। तो मेन स्केल डिवीजन है 0.05 सेंटीमीटर। ठीक। अच्छा, अब वर्नियर कैलिपर में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है लीस्ट काउंट को समझना। और बहुत सारे बच्चों को लीस्ट काउंट की डेफिनेशन ही नहीं पता होती है। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है? वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है? वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 MSD माइनस 1 VSD। दैट मीन्स वर्नियर स्केल पर जो डिविजन्स हैं उन डिविजन्स की वैल्यू क्या है, और मेन स्केल पर जो डिविजन्स हैं उनकी वैल्यू, उनका डिफरेंस इज लीस्ट काउंट। ठीक। अच्छा जी, तो मेन स्केल डिवीजन तो पता चल गई अपने को कितनी? 0.05 सेंटीमीटर। तो 1 MSD का वैल्यू तो अपने को पता है 0.05 सेंटीमीटर, ये तो पता है। VSD का वैल्यू कितना है उसको बताने के लिए उसने मुझसे कहा, क्या कहा? उसने मुझसे ये कहा भाई साहब कि वर्नियर स्केल के 50 डिवीजन 2.45 सेंटीमीटर के इक्वलेंट हैं। वर्नियर के 50 डिवीजन, दैट मींस 50 वर्नियर स्केल डिवीजन्स, 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 2.45 सेंटीमीटर। बोलो भाई, तो 1 VSD कितना हो गया? 2.45 डिवाइडेड बाय 50 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 2.45 डिवाइडेड बाय कितना? 50 सेंटीमीटर्स में। समझ में आती बात? ठीक है जी। इजी कैलकुलेशन करने के लिए इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर ले ताकि यहां 100 बन जाए। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4.90 ना। 4.90 डिवाइडेड बाय 100 इज 0.049, है ना। सो दिस इज 0.05 माइनस 0.049 सेंटीमीटर्स। सही है? सेंटीमीटर्स। अब 0.05 और 0.049, 0.05 और 0.049 सब्ट्रैक्ट किया मैंने तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला 0.001 सेंटीमीटर। हेंस लीस्ट काउंट कितनी निकल कर आ गई? 0.001 सेंटीमीटर। ये लीस्ट काउंट है, 0.001 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट है। अब वो क्या करवा रहा है? वो उसको तो डायमीटर मेजर करना था। हेंस फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूला है मेन स्केल रीडिंग प्लस कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। वर्नियर से जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो फॉर्मूला क्या है, कैसे लेते हैं? फॉर्मूला है मेन स्केल रीडिंग। जिनको फॉर्मूला नहीं आता उनके लिए फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, है ना भाई। मेन स्केल रीडिंग MSR, मेन स्केल रीडिंग MSR प्लस कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। ये फॉर्मूला है मेन स्केल रीडिंग प्लस कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। आपका मेन स्केल रीडिंग कितना है भाई साहब? 5.10 सेंटीमीटर। तो आपका मेन स्केल रीडिंग है
5.10, सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है, प्लस कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है, अगली लाइन में उसने कहा कि वर्नियर का 24वां डिवीजन कोइंसाइड करता है 24th, हेंस कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन है 24 इनटू लीस्ट काउंट कितना निकाला महाराज 0.001, 0.001 है ना, ठीक है। तो 5.10 प्लस 24 इंटू 0.001 कितना हो गया 0.024, 0.024, now 5.124, so this is equal to 5.124 सेंटीमीटर, ये आंसर आएगा, समझ गए। तो राइट आंसर क्या आएगा, राइट आंसर आएगा 5.124 सेंटीमीटर, बी इज द राइट आंसर 5.124। ये क्वेश्चन भी सफिशिएंट है पूरे वर्नियर कैलिपर को अच्छे से समझने के लिए। एक क्वेश्चन भी ठीक से अगर कोई कर लेता है समझदारी के साथ तो दैट इज सफिशिएंट एनफ, जिससे वो पूरा का पूरा खेल आपको अच्छे से समझ में आ सकता है, कोई मुश्किल बात नहीं है, समझ रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही आसान है। और देखिए, एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय E is equal to a square, energy of a system E is equal to a square e to the power of minus alpha t। ये मान लेते हैं कोई फॉर्मूला जिसमें अल्फा कांस्टेंट है ना, और a का मेजरमेंट हो रहा है, मेजरमेंट ऑफ a हैज एन एरर ऑफ 1.25%, if the error in the measurement of time is 1.5%, then the percentage error in the measurement of E। ठीक है जी, तो मान लेते हैं कि हम E को एज एन एस्टिमेटेड क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, और A, यहाँ जो A है ये और ये जो T है ये, इन दो क्वांटिटीज को मेजर कर रहे हैं, A और T में एरर है, इस वजह से एरर E में, कैपिटल E में भी आ रहा है, ट्रांसफर हो रहा है एरर, है ना, ये सिचुएशन है। कैसे देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, तो हम सब जानते हैं कि क्या करना होता है। सबसे पहला स्टेप है लॉग ले लो, दूसरा स्टेप है डिफरेंशिएट करो, तीसरा स्टेप है कि डिफरेंशिएशन जो आपने किया है अब उसको एरर के स्टेप की तरह देखो और इवेल्युएट कर लो। मैं एक एक करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहला स्टेप ले रहा हूं मैं, लॉग ले रहा हूं, लॉग टू द बेस ई, तो लॉग टू द बेस ई ले रहा हूं मैं, लॉग ई इज इक्वल टू, हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, लॉग ए इंटू बी इज लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इसका जब लॉग लिया तो आ जाएगा 2 लॉग ए, प्लस लॉग बी जब करेंगे तो लॉग ऑफ ई की पावर माइनस अल्फा टी विल बी माइनस अल्फा टी, माइनस अल्फा टी लॉग ई तो माइनस अल्फा टी। उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपको समझ में आ गया है। ठीक है, ठीक है भाई, ये हुआ। अब अगला स्टेप क्या है, तो लॉग ई इज इक्वल टू 2 लॉग ए माइनस माइनस अल्फा टी। ठीक है जी, अच्छा जी, अगला क्या स्टेप है, अगला स्टेप है कि इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा डी ई बाई ई, जिसको हम फ्रैक्शनल एरर इन ई बोल सकते हैं, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी ए बाई ए, डिफरेंशिएशन हो रहा है ये, है ना, माइनस अल्फा डी टी, डिफरेंशिएशन किया मैंने। ठीक, तो डी का डिफरेंशिएशन हो गया डी ई बाई ई इज इक्वल टू 2 डी ए बाई ए माइनस अल्फा डी टी। ठीक, नाउ डी ई बाई ई इज फ्रैक्शनल एरर। अगर मैं इसको, अच्छा मेरी बात समझना, अगर आप इसको अब एरर की तरह देखते हो, अगर आप डी ई डी ए और डी टी को एरर की तरह देखते हो तो आप सबको पता होगा कि जब एरर वाला स्टेप होता है तो सारे जो माइनस के साइन है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। हेंस यही इक्वेशन अगर डेरिवेटिव्स की तरह नहीं, एरर की इक्वेशन की तरह लिखी जाए, इसको अगर हम एरर इक्वेशन की तरह देखते हैं तो जितने भी माइनस के साइन है सब प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दैट मीन्स डी ई बाई ई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी ए बाई ए प्लस अल्फा डी टी। पहले तो ये समझ लीजिए, ठीक है, अच्छा जी। नो डी ई बाई इज फ्रैक्शनल एरर इन ई, हमें चाहिए परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ ई। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हेंस अगर हम इस इक्वेशन को दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दें, पूरी की पूरी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो यहाँ तो आ जाएगा डी ई बाई ई
into 100 which is basically परसेंटेज एरर इन ई, जो कि क्वेश्चन ने हमसे पूछा भी है, इज इक्वल टू, वहां क्या आ जाएगा 2 इंटू डी ए बाई ए इंटू 100. नाउ डी ए बाई ए इंटू 100 इज एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए विच इज 1.25%. हेंस पहला टर्म तो आएगा 2 इंटू 1.25% प्लस दूसरा जो टर्म आएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है 0.2, तो अल्फा तो 0.2 है, अल्फा तो 0.2 है, 0.2 इंटू डी टी इंटू 100. बस यही खेल है इस क्वेश्चन में, है ना, 0.2 इंटू डी टी इंटू 100. अब वो डी टी का वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको अपने को, तभी ये इधर भी परसेंटेज में हमें दिखाई देगा. डी टी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसने कहा एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम इज 1.5%. दैट मीन्स डी टी बाई टी इंटू 100 की वैल्यू है 1.5. तो क्या हम यहां से डी टी का वैल्यू निकाल सकते हैं. हेंस डी टी का जो वैल्यू है वो है 1.5 इंटू टी डिवाइडेड बाय 100. और टी कितना है, 5 सेकेंड. ये सारा खेल कब खेलना है, 5 सेकेंड पर, है ना भाई. तो एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 5, है ना, 1.5 इंटू 5 कितना हो गया, 7.5 7.5 डिवाइडेड बाय 100. ठीक, 7.5 इंटू 100 डी टी का वैल्यू, जो कि मैं यहां रखने वाला हूं. तो इस जगह पर मैं डी टी का वैल्यू रखूंगा कितना, 7.5 डिवाइडेड बाय 100. ये वाला 100 इस 100 को खा जाएगा, और ये 0.2 इंटू 7.5, तो 75 इंटू 2 करेंगे तो 150, और 150 तो 1.5 आ जाएगा यहाँ से. ठीक है जी. अब देखो आगे, तो 2 इंटू 1.25 से कितना बना, 2.5 प्लस वहां से कितना आ रहा है, अभी कितना बोला था मैंने, कितना आया था भाई, 0.2, ये तो कट गया, 0.2 और 7.5, 150, दैट मीन्स 1.5. हेंस कितना हो गया, 2 और 1 3 और 1 4%. ठीक है जी. तो जो एरर आ रहा है उसका आंसर कितना होना चाहिए, उसका आंसर होना चाहिए 4%. 4% इज द आंसर. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन है, 4% आंसर आना चाहिए. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा फंक्शन फ्रेम किया है क्वेश्चन ने, है ना. और इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे, परेशान हो सकते हैं. तो पहला तो उसने फंक्शन ही बढ़िया फ्रेम किया. दूसरा जो गड्ढा खोद के रखा है वो dt है, dt है, और जो दिया है वो टाइम में फ्रैक्शनल एरर दिया है. तो रटंत विद्या वाले बच्चे, या जो रट रटा के क्वेश्चन कर लेते हैं कि फलाने क्वेश्चन में ऐसा किया था तो इसमें भी ऐसा होगा, इस तरह का जिनका लॉजिक है वो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, है ना. बढ़िया क्वेश्चन. अच्छा जी, और देखिए आगे देखिए, द टाइम इंटरवल बिटवीन ड्रॉपिंग ऑफ अ स्टोन एंड रिसीविंग द साउंड ऑफ इम्पैक्ट विद द बॉटम ऑफ द वेल. तो मतलब क्या, एक कुआं है, ऐसा कोई मान लेते हैं कुआं जैसा है ना, और यहाँ पानी है. ठीक है जी, ये कुआं है, और हमने क्या किया, हमने एक पत्थर ड्रॉप किया, हमने एक पत्थर ड्रॉप किया कुएं में. ठीक, तो ऐसा है. तो मान लेते हैं कि इसकी कोई डेप्थ है डी, ये डेप्थ है डी, और फिर ये पानी पानी है नीचे. ठीक, और यहाँ से एक पत्थर को ड्रॉप किया, यहाँ से एक पत्थर को ड्रॉप किया. तो पत्थर पहले तो नीचे जाएगा फिजिकली, दैट मीन्स ये जो मास है ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे जाएगा, पानी के सरफेस से टकराएगा. पानी के सरफेस से टकराने से जो आवाज पैदा होगी वो साउंड ऊपर की तरफ आएगा विद वेलोसिटी ऑफ साउंड, उस पर जी का कोई इफेक्ट नहीं होगा. तो दो चीजें हैं, पत्थर का नीचे जाना एक इवेंट है इस क्वेश्चन में, एक इवेंट है, और दूसरा इवेंट है साउंड का ऊपर आना. ऑब्वियसली जी का इफेक्ट केवल पत्थर पर पड़ेगा, साउंड पर नहीं. ठीक, तो टाइम इंटरवल बिटवीन ड्रॉपिंग ऑफ स्टोन एंड रिसीविंग द साउंड ऑफ इम्पैक्ट विद द बॉटम ऑफ द वेल. ठीक है, तो क्या नापा जा रहा है, मैंने ड्रॉप किया और कितनी देर बाद मुझे आवाज सुनाई दे रही है, टाइम इंटरवल. दैट मीन्स अगर जाने का समय, ऊपर से नीचे जाने का समय, पत्थर के ऊपर से नीचे जाने का समय अगर t1 है, और आवाज के नीचे से ऊपर आने का समय अगर t2 है, तो जिसको हम टाइम इंटरवल डेल्टा t बोल रहे हैं, क्या वो टाइम इंटरवल t1 प्लस t2 है. t1 पत्थर के गिरने का समय, t2 साउंड के ऊपर आने का समय.
So time interval between dropping of stone and receiving the sound of impact with the bottom of the well, the error in this measurement of time is 0.01 सेकेंड. ठीक है भाई. इसमें जो एरर है इसमें विच इज dt1 प्लस dt2, तो इसमें जो एरर होगी d डेल्टा t, ये होगी एरर इन द मेजरमेंट d डेल्टा t होगी, विच इज बेसिकली dt1 प्लस dt2. एरर नीचे जाने वाले जो टाइम है उसमें जो एरर, प्लस ऊपर आने वाला जो टाइम है उसमें जो एरर. अच्छा जी. And he measures the depth of the well to be 20 meters. Take the acceleration due to gravity and the velocity of the sound to be this. Then fractional error in the measurement delta L by L is close to. ठीक है जी. और वो कह रहा है कि इस सब डेटा की मदद से मैं क्या कर रहा हूं, मैं डेप्थ ऑफ द वेल निकाल रहा हूं. ठीक. अच्छा जी. तो डेप्थ ऑफ द वेल कैसे निकालोगे आप? डेप्थ ऑफ द वेल आप कैसे निकालोगे? तो T1 जो समय है वो कैसे आएगा? वो आएगा ऐसे, हाफ जी T1 का स्क्वायर, हाफ जी T1 का स्क्वायर बराबर डी, हाफ जी T1 का स्क्वायर बराबर डी. तो T1 की वैल्यू हो गई 2d बाई जी का अंडर रूट, 2d बाई जी का अंडर रूट, ये तो है T1. और T2 जो है वो हो जाएगा, अगर साउंड की वेलोसिटी है v जो कि फिक्स दे दी उसने 300 मीटर पर सेकेंड, है ना, तो d डेप्थ को v वेलोसिटी से कवर किया जा रहा है, तो d बाई वी. ठीक. तो जो एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है वो है डेल्टा t इज इक्वल टू अंडर रूट 2d बाई जी प्लस d बाई वी. ये इक्वेशन है. ये इक्वेशन है. अब वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि भैया चूंकि डेल्टा टी में एरर है इसीलिए उधर डी में एरर हो रहा है, और हम ये मान ले रहे हैं कि जी और वी में कोई एरर नहीं है. तो समझना बात को, क्योंकि डेल्टा टी में एरर है इस वजह से डी में एरर है. ठीक. और अब वो आपसे क्या चाहता है? वो आपसे चाहता है डेल्टा एल बाय एल फ्रैक्शनल एरर इन डी का एक्सप्रेशन चाहता है कि डी में जो फ्रैक्शनल एरर हो रहा है उसका क्या कहानी बनेगी. ठीक है जी. तो एक काम करते हैं, पहले जरा इसको सीधे ही डिफरेंशिएट करके देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा. तो डी डेल्टा टी इज इक्वल टू, भाई रूट 2 बाई जी तो इनोसेंट है, उसने तो कुछ बिगाड़ा नहीं है हमारा, तो रूट 2 बाई जी तो कांस्टेंट की तरह बाहर निकल जाएगा, इनटू अंडर रूट ऑफ डी का डिफरेंशिएशन होगा डी की पावर 1/2. तो डी की पावर 1/2 को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 1/2 नीचे में रूट डी, मतलब डी की पावर -1/2, तो दैट मीन्स 1/2 रूट डी और इंटू डी डी. जैसे dx होता है dl होता है वैसे ऐसे ही यहां क्या मिलेगा? dd ओवर v. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक. ये हमें मिलने वाला है. ठीक. अच्छा जी. ठीक है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बात है. ठीक. अब हमें d डेल्टा t का वैल्यू दिया हुआ है 0.01, ये वैल्यू दिया हुआ है 0.01. ठीक. और यहां से हम dd का वैल्यू इवेल्युएट करना चाहते हैं, जो कि बड़े मजे से कर सकते हैं क्योंकि बाकी सारे पैरामीटर्स दिए हुए. तो इस इक्वेशन में अगर मैं सबकी वैल्यू डाल दूं तो d डेल्टा t का वैल्यू कितना है? 0.01. देखो मैं इस इक्वेशन में सबकी वैल्यू डाल रहा हूं. d डेल्टा t का वैल्यू कितना है? 0.01. हेंस 0.01 इज इक्वल टू, देखते जाना, ये रख दिए, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 बाई जी रूट 2d. ठीक. तो रूट 2 यहां आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√2d, 1 बाय, ये भी 2 रूट के अंदर जी और डी, अंडर रूट ऑफ 2 जी डी या 2d जी, जिसमें से d का वैल्यू भी पता है 20 मीटर, g का वैल्यू भी पता है हमें. हेंस इसका एक्सप्रेशन अगर देखें तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू डी, डी कितना है? 20 मीटर, है ना, इंटू जी, जी कितना है? 10, 20 आ जाएगा बाहर. ठीक. 1/20 फ्री होके बाहर आ रहा है यहाँ से. ठीक है जी. यहाँ से इंटू डी डी, डी डी हम निकालना चाहते हैं, प्लस उधर कितना है? डी डी बाई वी, वी कितना आ रहा था? 300, प्लस डी डी डिवाइडेड बाय 300. ये फंडामेंटल इक्वेशन बनी, है ना. हेंस डी डी बाय 20, डी डी डिवाइडेड बाय 20 प्लस डी डी डिवाइडेड बाय 300 इज इक्वल टू
0.01। समझे भाई? ऐसा है। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेके उधर खिसका देते हैं, तो 300 ही एलसीएम आ जाएगा, 300 को उधर ले जाएंगे तो 3 बचेगा। इधर कितना आ जाएगा? 15, तो 15 और एक 16, तो 16, तो 3/16 डी का वैल्यू। तो डी का वैल्यू है 3/16। हमसे पूछा था डी बाई डी, हेंस जो हमसे पूछा था वो है बेसिकली डी डिवाइडेड बाई डी, विच इज बेसिकली डेल्टा एल बाय एल, विच इज बेसिकली 3/16 डिवाइडेड बाय कितना है? 20, which is 3/16 divided by 20. Then the fractional error in the measurement of delta L by L is close to, इसको भी परसेंटेज में पूछा है, तो that means into 100। ठीक, तो 3/16 into 20 into 100। ठीक, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 15 डिवाइडेड बाय 16। परसेंटेज में अगर बात करेंगे परसेंटेज में अगर बात करेंगे तो कितना हो गया? 15 डिवाइडेड बाय 16, है ना भाई? 15 डिवाइडेड बाय 16 ऐसा है। तो 15 डिवाइडेड बाय 16, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू देख लेते हैं कितनी इसकी आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली, तो बस खेल खत्म हो जाएगा। ऐसा है। ठीक, देखें जरा 15/16 का क्या वैल्यू आता है। 15 डिवाइडेड बाय 16 इज 0.9375। देन द फ्रैक्शनल इन द मेजरमेंट ऑफ दिस इज क्लोज टू time interval dropping of sun is this when the error in the measurement of time delta t is 0.01 second, and then he measures the depth of the well to be this, then take the acceleration is this, velocity of sound to be this, then the fractional error in the measurement delta L by L is close to। ठीक है जी, तो डेल्टा टी हमने ये सब लिखा, बिल्कुल सही है, डिफ्रेंशिएट किया डी डी बाई वी और यहाँ आ गया। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, वैल्यूज रखी, तो डी का वैल्यू है 20। ठीक है, तो डी डी बाई 20 प्लस डी डी बाय वी, बिल्कुल सही है। वी इज 300। ठीक है, और वो है 20, बिल्कुल सही है। 300 एलसीएम आ गया, वो उधर हो गया 15। ठीक है, 15 + 1 16, 300 इंटू 0.01 सेकेंड्स था। ठीक है, ठीक है, 3 डी डी की वैल्यू आ गई 3/16। ठीक है, डी डी बाई डी हो जाएगा 3/16 डिवाइडेड बाई 20, तो 3/16 और बाई 20 इंटू 100, बिल्कुल सही है। 15/16 परसेंटेज में अगर बात करेंगे तो 15/16 के आसपास परसेंटेज बनेगी। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक किया है, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक, चलो जी आगे बढ़ जा रहे हैं। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी ईयर का है? 2017। 2017 क्या कहता है देखो, क्या चाहता है हमसे? कंसीडर एन एक्सपेंडिंग स्फीयर ऑफ इंस्टेंटेनियस रेडियस आर whose total mass remains constant। ठीक है भाई, एक स्फीयर है, एक स्फीयर है, इसका जो रेडियस है वो रेडियस है आर, और उसका जो मास है वो कांस्टेंट। ठीक है, मास कांस्टेंट है, रेडियस बढ़ रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, तो लगातार डेंसिटी जो है वो घटती जा रही होगी, डेंसिटी डिक्रीज कर रही होगी, है ना? अच्छा जी, तभी एक्सपेंड करेगा। Thus that the instantaneous density remains uniform throughout the volume, तो पूरे वॉल्यूम में एक जैसी है पर वेरी कर रही है। रेट ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी इज कांस्टेंट। अच्छा जी, रेट ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी इज कांस्टेंट। ठीक, तो जरा इसका एक्सप्रेशन लिखें। अगर हम मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिखते हैं तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी रो, ऐसा लिखा जाएगा, है ना? इसको लॉग लेकर अगर डिफरेंशिएट कर दें तो लॉग लेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, लॉग लेकर डिफरेंशिएट करने पर 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4/3 पाई भी खत्म हो जाएंगे, 3 टाइम्स ऑफ डी आर बाय आर प्लस डी रोहो बाय रोहो इज इक्वल टू 0, ऐसा है। ठीक, अब वो क्या कहता है? वो कहता है 1/रोहो डी रोहो बाय डी टी इज कॉन्स्टेंट, देन द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सरफेस। ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन दी सरफेस, अगर यहाँ कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट के पास जो वेलोसिटी होगी वी, क्या वो डी आर बाई डी टी होगी? वेलोसिटी क्या होगी? डी आर बाई डी टी होगी, बिल्कुल सही बात है, वेलोसिटी इज बेसिकली डी आर बाई डी टी। ठीक, अच्छा जी, तो एज पर दिस क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 3 टाइम्स ऑफ डी आर बाय आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी रोहो बाय रोहो,
बिल्कुल ठीक है। इसको अब अगर टाइम पर डिफरेंशिएट कर दें तो क्या मैं ये कह सकता हूं 3 टाइम्स ऑफ डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू, आर को उधर ले जाता हूं, माइनस ऑफ आर बाय रोहो इंटू डी रोहो बाई डी टी। क्वेश्चन के अनुसार 1 बाय रो डी रो बाई डी टी इज कॉन्स्टेंट। क्वेश्चन के अनुसार 1 बाय रो डी रो बाई डी टी इज कॉन्स्टेंट। तो क्या डी आर बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर? देखो dr by dt, which is velocity of any point on the surface, is directly proportional to r। खत्म हो गया क्वेश्चन, सिंपल, बहुत ही ज्यादा आसान। तो dr by dt is directly proportional to r। बहुत ही मजे से हम इसको देख पाएंगे और कर पाएंगे, ठीक। अच्छा जी, अगला देखिए 2010। A student uses a simple pendulum of exactly 1 meter length to determine g। तो सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट है, जी को डिटरमाइन कर रहे हैं। ऑब्वियसली मैं फॉर्मूला यूज करते हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, और चूंकि आपको जी को निकालना है, हेंस जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। ठीक है ना, 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, ठीक, ऐसा है, ठीक। और अगर परसेंटेज एरर वगैरह हमें देखना हो तो डिफरेंशिएट कर दें, लॉग लेकर डिफरेंशिएट कर दें, तो हमें जो मिलेगा वो ये मिलेगा, डी जी बाई जी इज इक्वल टू डी एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी टी बाई टी। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत बार किया हुआ है आपने, ईजी है काफी। अब देखो, ही यूज स्टॉप वॉच फॉर द लीस्ट काउंट ऑफ 1 सेकेंड। तो स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट है वो है 1 सेकेंड फॉर दिस, एंड रिकॉर्ड्स 40 सेकेंड्स फॉर 20 ऑसिलेशन। 20 ऑसिलेशन किया उसने, और टाइम जो है वो रिकॉर्ड किया 40 सेकेंड्स। तो जो टाइम रिकॉर्ड किया है, अगर वो है टी, और नंबर ऑफ ऑसिलेशन है अगर 20, और टाइम पीरियड है अगर कैपिटल टी, तो ये रिलेशनशिप है। स्मॉल टी इज द ऑब्जर्व्ड टाइम, कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड। कौन सा वाला? वो वाला टाइम पीरियड, कैपिटल टी। अब मजे की बात देखना, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे मिलेगा डी टी इज इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ, दैट मीन्स एक ऑसिलेशन में जो एरर होगा दैट इज डी टी डिवाइडेड बाय 20, जहां पर डी टी जो है, ये जो डी टी है ये है 1 सेकेंड, और ये जो डी टी है दैट इज एरर इन टाइम पीरियड। तो 20 ऑसिलेशन लेने से क्या ये हो गया कि एक टाइम पीरियड में जो एरर होगा वो 1/20 टाइम्स हो गया। अगर हम 100 ऑसिलेशन लेते तो 1/100 टाइम्स हो जाता। एक बात ये हुई। दूसरी बात, अगर इस इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन से डिवाइड कर दूं तो एक बहुत ही मजेदार चीज मिलेगी कि फ्रैक्शनल एरर में कोई चेंज नहीं आया है एक्चुअली। जो फ्रैक्शनल एरर टाइम के मेजरमेंट में है वही फ्रैक्शनल एरर टाइम पीरियड के मेजरमेंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जो फ्रैक्शनल एरर टाइम के मेजरमेंट में है वही फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर टाइम पीरियड के मेजरमेंट में, ठीक। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको दिमाग में रखना है। अब देखना, एरर डेल्टा टी इन मेजरिंग टी द टाइम पीरियड इज 0.05 सेकेंड्स। एरर डेल्टा टी इन मेजरिंग टाइम टी द टाइम पीरियड, टाइम टी क्या है? टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड में जो एरर है वो है कितना? 1/20 सेकेंड, है ना, 1/20 सेकेंड, दैट मीन्स कितना? 0.05 सेकेंड। बी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। फिर कहता है परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी, जी के डिटर्मिनेशन में परसेंटेज एरर। चूंकि लेंथ एग्जैक्टली 1 मीटर है तो dl बाय एल तो 0 हो गया, समझना बात को। लेंथ तो एग्जैक्टली 1 मीटर है तो dl, लेंथ में कोई एरर ही नहीं है, तो जी में जो भी एरर हो रहा है वो टाइम पीरियड की वजह से हो रहा है। और चूंकि dt बाई टी सेम एज dt बाई टी, सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ dt बाई टी, where t is measured time, 20 oscillation वाला, hence this is equal to 2 into dt is 1 second, और टाइम आपने कितना नोट किया था? 40 सेकेंड्स, है ना, hence 1/20। और परसेंटेज निकालना हो तो इंटू 100 और करना पड़ेगा। तो परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 जब करोगे, तो परसेंटेज में आंसर आएगा, है ना। तो कितना हो गया? 5% हो गया। हेंस परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी इज 5%। कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्लीन क्वेश्चन है बेचारा, एकदम साफ सुथरा क्वेश्चन है, कुछ भी पंडेबाजी नहीं करवा रहा है, उलझा जरा सा भी नहीं रहा है, और सिंपल सपाट आपको मार्क्स दे रहा है ना। एकदम अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन।
चलो जी, यूजिंग द एक्सप्रेशन 2d साइन थीटा बराबर लेमडा, एडवांस 2013, 2d साइन थीटा बराबर लेमडा, ये कोई एक्सप्रेशन देता है। वन कैलकुलेट्स द वैल्यू ऑफ डी बाय मेजरिंग द करस्पॉन्डिंग एंगल्स थीटा इन द रेंज 0 से 90। ठीक है, थीटा मेजर किया जा रहा है, तो मेजर्ड क्वांटिटी है थीटा, और इवेल्युएट किसको किया जा रहा है, डी को। कैलकुलेट किसको किया जा रहा है, डी को। दी वेवलेंथ लेमडा इज एग्जैक्टली नोन, तो लेमडा में कोई एरर नहीं है, लेमडा में कोई एरर नहीं है, तो एरर बेसिकली थीटा में है, जिसकी वजह से एरर डी में आ रहा है ना। एरर बेसिकली थीटा में है, जिसकी वजह से जो एरर है वो किस में आ रहा है, वो डी में आ रहा है। क्या हम यहां तक समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। अब देखिए, तो चूंकि डी को कैलकुलेट करना है, तो महाराज सबसे पहले तो डी का फॉर्मूला बनाओ, लेमडा बाय 2 साइन थीटा। अब समझो कि चूंकि थीटा में एरर है, इस वजह से डी में एरर है, क्योंकि थीटा में एरर है इस वजह से डी में एरर है ना। ठीक है जी, क्योंकि थीटा में एरर है इस वजह से डी में एरर है। ठीक, तो इसको अब मैं अगर डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा डी, डी डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, इज इक्वल टू लेमडा बाय 2, तो एक कांस्टेंट की तरह रहेगा, साइन थीटा की पावर -1, तो -1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, है ना, चेन रूल लग रहा है, तो इंटू -1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। बोलो, ठीक है। साइन 1/sin थीटा को डिफरेंशिएट करना हो तो 1/sin थीटा को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, 1/sin थीटा, दैट मीन sin थीटा की पावर -1 को डिफरेंशिएट करना हो तो -1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब देखो उसने क्या कहा, उसने कहा कि एरर lambda is exactly known, error in theta is constant for all values of theta. That means error in theta जो d theta है, this d theta is constant, this d theta is constant for all values of theta. ठीक, नाउ अब हमें क्या समझना है, अब हमें समझना है कि उधर जो लिखा हुआ है cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा फ्रैक्शनल एरर, एब्सोल्यूट एरर इन डी, अच्छा पहले एब्सोल्यूट एरर की बात कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है एब्सोल्यूट एरर इन डी रिमेन्स कांस्टेंट, तो क्या cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा विच इज बेसिकली कोसेक थीटा कॉट थीटा, कोसेक थीटा इनटू कॉट थीटा, है ना। क्या ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी फॉर ऑल थीटा? बिल्कुल नहीं रहेगी, चेक कर लेते हैं। अगर मैं थीटा को 0 कर देता हूं तो साइन 0 0 हो जाएगा, ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, दैट मीन्स एरर इनफाइनाइट हो जाएगा। और अगर मैं थीटा को 90 कर देता हूं, है ना, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, तो इन्फिनिटी से 0। अच्छा जी, और कोई वैल्यू देख लेते हैं, जैसे 45 डिग्री अगर कर देते हैं, 45 डिग्री कर देते हैं तो √2 टाइप्स आ जाएगा, है ना। ठीक है, दैट मीन्स जैसे जैसे हम 0 से लेके 90 तक जा रहे हैं, ये कांस्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, तो एब्सोल्यूट एरर इन डी रिमेन्स कांस्टेंट बिल्कुल गलत है। फिर देखते हैं एब्सोल्यूट एरर इन डी डिक्रीजेस, इसको चेक करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि थीटा को 0 रखोगे तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा, और थीटा को 90 रखोगे तो ये 0 आ जाएगा, और चूंकि बीच में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जहां पर ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, कुछ ना कुछ वैल्यू तो लेगा ही, है ना, करेक्ट है। तो ग्राफ ऑब्वियसली एक डिक्रीजिंग ग्राफ बनना चाहिए। तो एब्सोल्यूट एरर इन डी डिक्रीजेस, वो कहता है इंक्रीज करेगा, जबकि एब्सोल्यूट एरर इन डी डिक्रीज करना चाहिए, इस वजह से गलत हो गया। अब आ जाते हैं फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डी से ही, स्मॉल डी से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो फ्रैक्शनल एरर इज डी डी ओवर डी इज इक्वल टू, ठीक। तो जब मैं इधर इसे डिवाइड करूंगा तो लेमडा बाय 2 साइन थीटा, तो एक साइन थीटा कट जाएगा, तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा, दैट मीन्स कॉस थीटा कॉट थीटा का टर्म बचेगा, प्रोपोर्शनल टू कॉट थीटा का टर्म बचेगा। देखो जरा ध्यान से, जब हम डी डी बाई डी की बात करेंगे तो कॉट थीटा का टर्म बचेगा, है ना, डी डी बाई डी की बात करेंगे तो कॉट थीटा का टर्म बचेगा। और हम जानते हैं कि टेन थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है तो कॉट थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन है, थीटा तो लगातार एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। हेंस फ्रैक्शनल एरर इन डी रिमेन्स कांस्टेंट, गलत है।
फ्रैक्शनल एरर इन डी डिक्रीजेस, सही। तो सबसे राइट आंसर क्या बैठ रहा है? सबसे राइट आंसर बैठ रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या बैठ रहा है? डी बैठ रहा है। बी पार्ट इसका बहुत मजेदार है ना? बी पार्ट काफी इंटरेस्टिंग है। बी पार्ट में मजेदार गलतियां भी हो सकती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, 2015, इन टर्म्स ऑफ potential difference, electric current, permittivity and permeability and speed of light, dimensionally correct equations are mu naught I square is equal to epsilon naught v square, epsilon naught I is equal to mu naught v, अच्छा जी, I is equal to epsilon naught c v, और म्यू नॉट c इंटू आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट v। कुछ रिलेशनशिप हैं जो हम जानते हैं। हम जानते हैं कि c जो स्पीड ऑफ लाइट c है, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अगर कहीं लिखा हुआ आ जाए तो वो उसको हम c स्पीड ऑफ लाइट c के आसपास ले जा सकते हैं, जो कि कहीं नहीं आ रहा है। एक तरफ म्यू नॉट है, एक तरफ एप्सिलॉन नॉट है। चलो जी, कोई बात नहीं। अच्छा जी, और हम क्या जानते हैं? और हम जानते हैं कि इसमें है करंट और पोटेंशियल। करंट और पोटेंशियल के एक्सप्रेशन, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी। और हम जानते हैं रिलेशनशिप V और I के बीच, V तो आई आर टाइप का रेजिस्टेंस वाला। ठीक है जी, तो देखें जरा, तो मैं एक काम करता हूँ, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ऑब्वियसली 1 बाय सी स्क्वायर, ऐसा हम लिख ही सकते हैं, इसमें कोई कष्ट है ही नहीं। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 बाय सी स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इस वाले एक्सप्रेशन को चेक करें, म्यू नॉट आई स्क्वायर। अच्छा, चूंकि मैं जानता हूँ वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो वी स्क्वायर को आई स्क्वायर आर स्क्वायर रखें, तो यही एक्सप्रेशन चेक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिमेंशनली कैन बी रिटन एज म्यू नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, वेयर आर इज रेजिस्टेंस। कोई कष्ट नहीं होना चाहिए आपको। म्यू नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, ठीक। म्यू नॉट इज 1 बाय सी स्क्वायर, म्यू नॉट इज कितना? 1 बाय सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक, दैट मीन्स इस एप्सिलॉन नॉट को अगर मैं इधर ले जाऊं तो एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर आर का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1 बाय सी स्क्वायर। ठीक, विच मीन्स एप्सिलॉन नॉट इंटू रेजिस्टेंस आर, एप्सिलॉन नॉट इंटू रेजिस्टेंस आर शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। इसको चेक कर लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट इंटू रेजिस्टेंस आर है ना, शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, इसको चेक कर लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हो जाएगा एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ से निकालते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया, 4 इधर आ गया, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आ गया Q1 Q2, Q इज 80, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर्स इंटू आर स्क्वायर, तो एम एल टी माइनस टू इंटू एल स्क्वायर, तो एम एल 3 टी माइनस टू, ये तो हो गया एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अच्छा जी, अब है रेजिस्टेंस का डायमेंशन। रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालते हैं, तो V इज इक्वल टू आई आर से ही निकाल लेते हैं। R है V बाय आई, तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन हो जाएगा V पोटेंशियल, और पोटेंशियल होता है, हम जानते हैं एनर्जी होता है Q डेल्टा V, तो पोटेंशियल हो जाएगा एनर्जी डिवाइडेड बाय Q, तो पोटेंशियल हो जाएगा एनर्जी mL2T माइनस टू डिवाइडेड बाय चार्ज विच इज 80, ये तो हो गया V है ना, और करंट I एम्पियर में है ही इंटू A, तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन आ गया mL2, रेजिस्टेंस का डायमेंशन आ गया कितना? mL2T माइनस 3 A माइनस 2। ठीक, mL2T माइनस 3 A माइनस 2, आर आ गया, एप्सिलॉन नॉट आर आ गया। तो जरा एप्सिलॉन नॉट इंटू आर को चेक करें। एप्सिलॉन नॉट ये है ही m माइनस 1 L माइनस 3 T की पावर 4 और A की पावर 2, ये तो है एप्सिलॉन नॉट।
m माइनस वन एल माइनस थ्री टी की पावर फोर ए की पावर टू, ये है एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट में r को मल्टीप्लाई करना है, r वो है इंटू m एल की पावर टू टी की पावर माइनस थ्री ए की पावर माइनस टू। तो ए की पावर माइनस टू गया, ये गया इससे, m की पावर माइनस वन गया इससे, एल की पावर माइनस थ्री और एल मिलकर बना एल की पावर माइनस वन, और टी की पावर फोर और माइनस थ्री मिला टी। ठीक, करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है जी। तो ये आ रहा है एल माइनस वन टी, वन बाई सी, एल टी माइनस वन है ये, तो ये एल माइनस वन टी के बराबर आ जाएगा। दैट मीन्स फर्स्ट एक्सप्रेशन करेक्ट है, फर्स्ट एक्सप्रेशन एकदम करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट है, फर्स्ट एक्सप्रेशन एकदम करेक्ट है। और अब हेंस फोर्थ आगे के लिए आप अपने दिमाग में रखेंगे क्या बात, ये बात कि एप्सिलॉन नॉट इंटू रेजिस्टेंस आर का डायमेंशन वन बाय स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन होता है। एप्सिलॉन नॉट इंटू रेजिस्टेंस आर, एप्सिलॉन नॉट इंटू रेजिस्टेंस आर का डायमेंशन वन बाय वन बाय स्पीड, स्पीड के बराबर होता है, वन बाय स्पीड के बराबर होता है। इसको दिमाग में रखेंगे, ठीक। अच्छा जी, ऑब्वियसली फर्स्ट ट्रू है तो सेकंड तो वैसे ही गलत हो जाना चाहिए। एप्सिलॉन नॉट आई इज इक्वल टू म्यू नॉट वी, है ना, वी इज इक्वल टू आई आर इसमें रख दें तो आर का डायमेंशन हमें एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट के टर्म्स में गलत था तो वो दिखाई देगा। ऐसे ही फर्दर कि हम बाकी ऑप्शंस भी चेक कर सकते हैं। राइट आंसर क्या है इसके, ए और सी, ए और सी। सी भी आ गया, देखो सी भी आ गया, यूं ही आ गया सी भी, क्योंकि वी इज इक्वल टू आई आर, यहाँ मैंने आई काटा आर, तो आर, आर का वैल्यू कितना आ रहा है, वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट सी, आर का वैल्यू आ रहा है वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट सी। सेम सेम लॉजिक से हमारा सी भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है जी, ऐसा है। तो दैट मीन्स सी, स्पीड ऑफ लाइट सी इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इज डायमेंशनलेस। इसको भी दिमाग में रख सकते हैं, सी एप्सिलॉन नॉट आर इज डायमेंशनलेस। सी स्पीड ऑफ लाइट, सी परमिटिविटी, रेजिस्टेंस, तीनों का जो प्रोडक्ट है वो डायमेंशनलेस है। इसको दिमाग में रख सकते हो तो काम आ जाएगा, है ना, तो ऐसा है। अच्छा जी, प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर यूज्ड टू फॉर्म यूनिट ऑफ लेंथ मास, देन द करेक्ट ऑप्शंस आर। तो यूनिट ऑफ लेंथ और मास, तो मान लेते हैं लेंथ के लिए इक्वेशन लिखें तो L इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट h, तो h टू द पावर a, स्पीड ऑफ लाइट c टू द पावर b, एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g टू द पावर c। कि मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ और इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ दोनों तरफ बहुत आराम से, और वैल्यूज निकाल सकता हूँ कि भैया किस किस पर किस तरह की डिपेंडेंसी है। तो ये बहुत आसान है, आंसर है ए सी डी, बहुत ज्यादा इजी है, ए सी और डी, ठीक, अपने आप करेंगे, बहुत इजी है। अच्छा जी, और देखिए लेंथ स्केल डिपेंड्स अपॉन द परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन कैसे निकलता, तो याद रखना हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में हम जानते हैं मैक्सवेल्स एनर्जी इक्वेशन, हाफ के टी एनर्जी होती है हर डिग्री ऑफ फ्रीडम की। तो बस आप इतना ध्यान रखें कि एनर्जी का डायमेंशन होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बी इंटू टेम्परेचर, है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बी इंटू टेम्परेचर। इससे हमें के बी मिल जाएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन आ जाएगा। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। ठीक है जी, तो के बी इंटू टी तो एनर्जी बन जाएगी, ये के बी इंटू टी तो एनर्जी बन जाएगी हर जगह पर, तो के बी इंटू टी को तो अपन एनर्जी लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो के बी इंटू टी तो एनर्जी बन गई। अच्छा, क्यू स्क्वायर, क्यू चार्ज है ना, क्यू क्या चीज है, क्यू क्या है, एन है नंबर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सर्टेन चार्ज पार्टिकल विद चार्ज क्यू। अच्छा जी, कैरिड बाई ईच ऑफ द पार्टिकल, और एप्सिलॉन है परमिटिविटी। ठीक, क्यू स्क्वायर बाई सी क्या चीज है उसको भी समझ लो, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो क्या तुम देख रहे हो, क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन इज बेसिकली फोर्स इनटू आर स्क्वायर। देखो क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन इज बेसिकली क्या, इज बेसिकली एफ आर स्क्वायर। मान लेते हैं मुझे पहले वाले को ही चेक करना है, तो क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन तो क्या हो गया, एफ इंटू आर स्क्वायर हो गया, और के बी इंटू टी क्या हो गया, एनर्जी हो गया, है ना, सही है। तो आओ जरा देखें, अंडर रूट ऑफ एन, एन क्या चीज थी, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, दैट मीन्स एल माइनस थ्री, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम दैट मीन्स एल माइनस थ्री। क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन क्या हो गया,
फोर्स इंटू आर स्क्वायर, दैट मीन्स एम एल टी माइनस टू इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये क्या चीज है, एनर्जी। एनर्जी मतलब एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू, चेक करो, एम एल टू टी माइनस टू पूरा का पूरा कट गया, एल माइनस थ्री और एल, एल की पावर माइनस टू, एल की पावर माइनस टू का अंडर रूट एल की पावर माइनस वन, सो दिस विल गिव यू एल टू दी पावर माइनस वन। समझ रहे हो? और ये इधर क्या कह रहा है, ये इधर कह रहा है कि एल, गलत होता है, गलत होता है, हेंस पहला ऑप्शन गलत होता है। क्या ऐसे ही मैं दूसरा ऑप्शन देखो, उल्टा है बस, इसका इसका उल्टा है, करेक्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है, बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्या ऐसे ही हम सीओडी को भी मजे से चेक कर सकते हैं, ठीक, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा आसान है। चलिए जी इसको देखिए, इसी क्वेश्चन को मैं और आपको बताना चाह रहा था। तो इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन, 2016 का प्रश्न है, इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ पीरियडिक मोशन इज दिस, ठीक है। तो कह रहा है एक फॉर्मूला यूज किया मैंने, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 7 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर डिवाइडेड बाय 5 जी। बहुत बढ़िया। द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर और मेजर टू बी दिस एंड दिस, तो ये तो कैपिटल आर की वैल्यू है और ये स्मॉल आर की वैल्यू है रेस्पेक्टिवली। इन 5 सक्सेसिव मेजरमेंट द टाइम पीरियड इज फाउंड टू बी, 5 बार मेजरमेंट किया और टाइम पीरियड आया है 1 2 3 4 5, ठीक। तो हमने 5 बार सक्सेसिव मेजरमेंट किया और टाइम पीरियड आया है ये। अब कलाकारी है कि यहां हम एरर वगैरह कैसे निकालेंगे, ठीक। तो यह थोड़ी सी अगर नहीं पता है तो आपको मीन एरर और इस तरह के फंडे समझने होंगे, ठीक। तो सबसे पहले तो चीज होती है मीन वैल्यू। तो टाइम पीरियड की हमारे पास 1 2 3 4 5, तो मीन टाइम पीरियड, मीन टाइम, मीन टी की वैल्यू कैसे निकलेगी, मीन टी की वैल्यू निकलेगी, सबको जोड़ के एवरेज लेना पड़ेगा। तो 0.52, मैं समझा रहा हूं उसको समझ लो, 0.52 प्लस 0.56 प्लस 0.57 प्लस 0.54 प्लस 0.59 डिवाइडेड बाय कितना, 5, ये हो गया मीन टाइम पीरियड। सही बात है, ये हो गया मीन टाइम पीरियड। तो इन सबको 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मीन टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी। मैं जरा फटाफट कैलकुलेटर से इसको करके आपको वैल्यू बताऊं, तो 0.52 प्लस 0.56, 0.52 प्लस 0.56 प्लस 0.57 प्लस 0.54 प्लस 0.59 है, 9 2.78 डिवाइडेड बाय 5 इज 0.556, ठीक। तो इससे जो वैल्यू आ रही है वो है 0.556, सो दिस इज 0.556, ठीक। अब हमें हर मेजरमेंट का एरर निकालना पड़ेगा, डेल्टा T1, अगर अपन इसको T1 बोल रहे हैं, T1 है ना, तो डेल्टा T1 कितना, तो डेल्टा T1 की वैल्यू जो होगी दैट वुड बी द मीन वैल्यू माइनस द एक्चुअल वैल्यू। तो 0.556 माइनस 0.52, तो 0.556 माइनस 0.52, क्या मेरी बात समझ रहे हो, ये होगा डेल्टा T1, ऐसे ही डेल्टा T2, ऐसे ही डेल्टा T3, ऐसे ही डेल्टा T4। फिर हम निकालेंगे मीन एरर, ये तो हो गया एरर इन ईच वैल्यू। फिर हम निकालेंगे मीन एरर, वो कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा, समेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सारे डेल्टा टीज डिवाइडेड बाय दिस, ये हो जाएगा मीन एरर। सही है। और अब ये जो दो वैल्यूज हमारे हाथ आ गई हैं, एक तो मीन टाइम पीरियड और दूसरा जो मीन एरर है, ये हमारे साथ आगे चलेगा, बाकी सब डेटा को हम यहीं छोड़ देंगे। समझ रहे हो? तो बेसिक बात जो इस क्वेश्चन में समझाने की है वो ये है कि टाइम पीरियड की 5 वैल्यूज हैं, तो तुम किसका इस्तेमाल करोगे, तो सबसे पहले तो तुम्हें पहला काम क्या करना पड़ेगा, मीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये पहला काम है, ये पहला काम है, मीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से कई सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन देता है तो हम सबसे पहले उनका मीन वैल्यू निकालकर मीन वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं, इसको ट्रू वैल्यू बोलते हैं। मीन निकाल लिया, दैट इज ट्रू वैल्यू या रेफरेंस वैल्यू, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, अब हर रीडिंग का उस रेफरेंस वैल्यू से जो डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे एरर, ठीक। हेंस पहली रीडिंग में कितना एरर हुआ विद साइन लिखा जाएगा, दूसरे में कितना हुआ, तीसरे में कितना हुआ, चौथे में कितना हुआ, पांचवें में कितना हुआ,
तो डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3, डेल्टा T4, डेल्टा T5, ये हो गए इंडिविजुअल एरर। ठीक, इसको एब्सोल्यूट एरर भी कह सकते हैं इन ईच रीडिंग। फिर हम निकालेंगे मीन एरर। वो कैसे निकलेगा? वो ऐसे निकलेगा कि हर कैलकुलेशन में जो एरर आया है या हर ऑब्जर्वेशन में जो एरर आया है उसका मैग्नीट्यूड, ध्यान रखना, उसका मैग्नीट्यूड का एवरेज उसके मैग्नीट्यूड का एवरेज दैट वुड बी कॉल्ड एज मीन एरर। और अब ये मीन एरर और ये मीन वैल्यू की तरह दैट मीन्स काम करेंगे हमारे क्वेश्चन में। बाकी तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बाकी तो सिंपल ही है जैसे होते हैं। ये इसमें एक नई कलाकारी है, तो ये बढ़िया चीज है, समझने वाली चीज है, सीखने वाली चीज है। ठीक है जी, तो समझ लीजिएगा इसको अच्छे से। ठीक, अच्छा जी। If let us consider a system of units in which the mass and angular momentum are dimensionless, mass and angular momentum are dimensionless if length has dimension of L. Mass and angular momentum are dimensionless if length has dimension of L. Which of the following statement is are correct? The dimension of force, length has a dimension of L, है ना भाई? तो मास का भी कोई डायमेंशन नहीं है, दैट मीन्स m जहां भी आ जाएगा उसका मतलब है डायमेंशनलेस। ठीक, और एंगुलर मोमेंटम एम वी आर, दैट मीन्स एम वी आर, वी विच इज एल टी माइनस वन, और आर मतलब एम एल टू टी माइनस वन भी एज अ यूनिट डायमेंशनलेस है। सही बात है। तो दैट मीन्स एल टू टी माइनस वन भी डायमेंशनलेस हो गया, एल टू टी माइनस वन भी डायमेंशनलेस हो गया। तो ये तीन जानकारी हमारे पास है। ठीक, अच्छा जी, अब वो क्या चाहता है? डायमेंशन ऑफ फोर्स, है ना, डायमेंशन। अब वो कहता है लेंथ एज ए डायमेंशन ऑफ एल। लेंथ का डायमेंशन अगर अभी भी एल ही है, तो लेंथ का डायमेंशन अगर अभी भी एल है, तो टाइम का जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगा? तो क्या टाइम का जो डायमेंशन है, लेंथ का डायमेंशन अभी भी एल है, तो क्या टाइम का डायमेंशन हो जाएगा एल टू? बोलो, लेंथ का डायमेंशन अभी भी एल है, तो क्या टाइम का डायमेंशन हो जाएगा एल टू? है ना, टाइम का डायमेंशन हो जाएगा एल टू, बिल्कुल सही है। अब वो कहता है डायमेंशन ऑफ फोर्स बता दो। फोर्स होता है एम एल टी माइनस टू, जिसमें से एम का तो डायमेंशन है नहीं, एल का डायमेंशन एल ही है, और टी का जो डायमेंशन है वो है एल की पावर टू। हेंस नए सिस्टम में इसका डायमेंशन हो जाएगा एल तो एल ही है, और टी की पावर माइनस टू का मतलब हो गया एल की पावर माइनस फोर, विच इज एल की पावर माइनस थ्री। हेंस बिल्कुल सही कह रहा है, समझ गए? फिर कहता है डायमेंशन ऑफ पावर। तो पावर है एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक, फोर्स का डायमेंशन तो आ ही चुका है और टाइम का डायमेंशन भी आ चुका है। हेंस पावर का जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्स का डायमेंशन जो है एल माइनस थ्री, ये तो फोर्स का डायमेंशन है, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ जो कि एल ही है, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम एल टू है। सही बात है, टाइम का डायमेंशन कितना है? एल टू। ठीक, तो पावर विच इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस किया तो एनर्जी आ गई, और टाइम से डिवाइड कर दिया तो कितना बन गया? एल टू दी पावर माइनस फोर बना। ये कहता है माइनस फाइव बनेगा, गलत कहता है। ठीक, ये कहता है एल टू दी पावर माइनस टू बनेगा, ये भी गलत कहता है। फिर कहता है डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम के डायमेंशन की बात कर रहा है, विच इज एम एल टी माइनस वन। एम पहले से ही डायमेंशनलेस है, एल टी माइनस वन, एल इज एल और टी इज दिस, तो टी माइनस वन इज एल माइनस टू, so that gives you L minus वन, which is correct। तो राइट आंसर हमारे A और D ही होने चाहिए। C क्यों दे रहा है? डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज L माइनस टू, C गलत है भाई, C गलत है। एनर्जी का डायमेंशन L माइनस थ्री आएगा, तो इसको थ्री कर लो तो ही सही हो पाएगा, अदरवाइज गलत ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आ जाती बात, ऐसा है। चलिए जी, इसके साथ ही अब कुछ क्वेश्चंस मैंने और छोड़ रखे हैं जो आपके लिए होमवर्क के लिए हैं। आप होमवर्क में इन क्वेश्चंस को करेंगे, तो कुछ कॉम्प्रिहेंशंस हैं, है ना, और उस कॉम्प्रिहेंशन पर बेस्ड सिंपल क्वेश्चन है। तो एक दो, फिर एक और कॉम्प्रिहेंशन, तीन चार, ठीक है जी, और फिर ये मैच द फॉलोइंग का पांचवा, और एक ये छठा क्वेश्चन। ठीक, ये सारे क्वेश्चन होमवर्क में हैं जो आपको करने हैं, जो हमने आज डिस्कस किया है उस पर इन सब चीज़ों को देखना है और समझना है। ठीक है, समझ में आ जाती है बात। तो बहुत कम समय रह गया है, जैसा कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में कहा था, हफ्ता भर रह गया है, और इस हफ्ते भर में जो घोड़ा जितनी तेज दौड़ेगा लास्ट में, ऑब्वियसली मैराथन है ना, तो मैराथन में शुरू में दौड़ना
तेज दौड़ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना लास्ट में दौड़ना इंपॉर्टेंट होता है ना। और जो खिलाड़ी लोग हैं वो अपनी एनर्जी बचा कर रखते हैं। जो कम जो उतना अच्छे से कंपटीशन को नहीं समझते हैं, जो जो प्रिपरेशन को उस साइंटिफिक मेथोडोलॉजी से नहीं करते हैं, वो तो अपनी सारी एनर्जी शुरू में ही झोंक देते हैं। और ऐसा होने की वजह से लास्ट तक आते आते बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट और थक जाते हैं, गिव अप कर देते हैं, हार जाते हैं। जैसे हम मैराथन में देखते हैं ना, लोग तीसरे राउंड में थक गए, कोई चौथे राउंड में ही थक गया। पर जो खिलाड़ी लोग हैं वो धीरे 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 चलते हैं, वो अपनी एनर्जी को बचा कर रखते हैं, धीरे 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 चलते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जीतने के लिए लास्ट में एक एनर्जी का बर्स्ट चाहिए, जो अगर नहीं हुआ तो किसी भी हालत में जीता नहीं जा सकता। शुरू में भले ही वो पीछे ही क्यों ना रहे हों। और हम देखते भी हैं अपने बैचेस में, हम देखते भी हैं कि शुरू में जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, और शुरू में जो बच्चा अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा था, पर कंसिस्टेंसी की वजह से धीरे 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 उसका परफॉर्मेंस निखरता गया, निखरता गया, निखरता गया, और फाइनली तो उसने भैया चौके छक्के लगा दिए। ऐसे एक नहीं, हजारों एग्जाम्पल हैं जो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स को भी आईटी में जाते देखा है, जिनको जब वो आए थे, जब वो मिले थे, कोई नहीं कह सकता था कि आईटी जा सकता, कोई 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 भी नहीं कह सकता था कि ये बच्चा आईटी जा सकता है। इनफैक्ट मैं खुद भी उसका एग्जाम्पल हूँ। मुझे भी देख के कोई नहीं कह सकता था, जब अगर कोई मेरे से 9th में 10th में मिलता तो कोई नहीं कह सकता था मुझे देख के कि ये लड़का, ये शैतान बच्चा ये जो पढ़ता नहीं है, ये जो ड्राइंग में भी फेल हो जाता है, ये बच्चा आईटी जा सकता है क्या, है ना। पर लगन और डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन अगर आपके अंदर है तो ये एग्जाम इतना प्यारा एग्जाम है। मैं हमेशा क्लास में बताता हूँ, इस एग्जाम की, आईटी के एग्जाम की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस एग्जाम में पुराने पाप जो हमने कर लिए हैं उनका कोई जिक्र नहीं है। ये एक नई शुरुआत है, यहां से जिंदगी एक नया कदम रखती है ना। तो अगर कुछ पापी लोग हैं हमारे बीच जिन्होंने पहले बहुत सारे पाप कर रखे हैं, तो ये आपके लिए एक ऐसा मौका है जिसमें सारे पुराने पाप धुल जाएंगे। कोई नहीं पूछने वाला फिर तुमसे कि पीछे तुमने क्या किया था। आईटी का ठप्पा इतना बड़ा ठप्पा है, इतना बड़ा टैग है कि कोई कुछ पूछेगा ही नहीं फिर आपसे। कोई ये भी नहीं पूछ पाएगा कि आपके बोर्ड में कितने नंबर आए थे, है ना। जैसे आप किसी से कहते हो मैं आईटी से हूं, उसके बाद सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। ठीक, तो ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसा कह लीजिए तमगा है जो आपकी आपकी क्लास बदल देता है। अब आप एक एलाइट ग्रुप के हिस्से हैं, अब आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, बाकी चीज क्या है, कहाँ से हो, क्या है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, सबको कवर अप कर देता है। इतना बड़ा अम्ब्रेला है ये कि सबको ढक देता है। ठीक, तो ये मौका जिंदगी दोबारा नहीं देगी, ये मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूं आपसे। अभी भी हफ्ता भर है, ये मौका जो अभी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, ये मौका दोबारा जिंदगी में तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि आईटी एक ऐसा दरवाजा है जिसके अंदर घुसने पर एक स्प्रिंग बोर्ड है। आईटी, आप कितनी ऊंची छलांग लगा सकते हो जिसका आपको अभी एक्चुअली पता भी नहीं है ना। आपको आइडिया भी नहीं है कि आप यहां से जा कहां सकते हो। एक थर्ड अनडेवलप्ड कंट्री से, इंडिया अनडेवलप्ड कंट्री से मोस्ट डेवलप्ड कंट्री के जो मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चे हैं, यहां से जंप लगा के उनके पैरेलल आ जाते हैं। इतना खतरनाक है एग्जाम, है ना। क्वांटम जंप है, कहां हम यहां हैं, है ना, कहां दूसरी कंट्रीज और उनकी यूनिवर्सिटीज, उनका एजुकेशन सिस्टम यहां है। उनमें भी उनके जो टॉपर्स हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं उस सिस्टम के एवरेज बच्चों की तो बात ही नहीं कर रहा। उनके भी जो टॉपर हैं, है ना, उनके पैरेलल और कई मायने में तो उनसे भी बेहतर आईटी का स्टूडेंट माना जाता है और होता भी। इसीलिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज, ऑक्सफोर्ड और ये सब जो यूनिवर्सिटीज है मरे रहते हैं कि इनको आईटी के बच्चे मिल जाएं, सो दैट ये उनको फर्दर आगे अपनी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा सकें, सो दैट वो कुछ उस तरह का एक्सट्रीम एग्जाम। और बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखे हैं कि सीधे ही आईटी से बाहर की यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन हो गया, ले लेते हैं। तो मतलब आईटी का जो क्रेज है केवल हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है, क्योंकि ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ऐसे इंस्टीट्यूट बहुत ही कम है, आईटी के पैरेलल इंस्टीट्यूट बहुत ही कम है। तो ये एक ऐसा मौका है भाई साहब जो आपको किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहिए, है ना। छोटे मोटे आलस के चक्कर में, छोटे मोटे इधर उधर फालतू चीज़ों के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी खो जाए, कि आप वीडियोस ही देखते रह जाएं यूट्यूब पर और इधर गाड़ी निकल जाए कि मोटिवेट तो हो लें पहले तब पढ़ेंगे और मोटिवेट ही होते रह गए और पता चला कि समय ही निकल गया। ठीक, तो बी जुडिशियस, बी इंटेलिजेंट, बी अ कैपेबल ह्यूमन बीइंग, अपनी बुद्धि लगाओ और समझो कि इस समय
तुम्हारा जो समय है वही तो सबसे कीमती चीज है तुम्हारे पास, वही तो तुम्हारी धरोहर है, वही तो खजाना है तुम्हारा। तो उसका सदुपयोग करोगे अगर तो ऑब्वियसली कहीं से कहीं पहुंचोगे, दुरुपयोग करोगे अगर उसका तो वहीं के वहीं रह जाओगे। ठीक, तो चलो विदा लेता हूं आपसे, और हफ्ते भर बाद आपका एग्जाम है। अभी से आपको बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार, अपने आर्मी के सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार, जिन्होंने क्वालिफाई किया है, जो एडवांस लिख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो हमारे बैचेस के हैं, जो खासकर मैंने पढ़ाए हैं, मेरे बैचेस के हैं, उनको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा दुलार, बहुत सारा आशीर्वाद। और इन जनरल भी सभी बच्चों को, सभी एंटरप्रेन्योर्स को, है ना भाई, सभी सलीमियंस को, सभी तरह के स्टूडेंट्स को, पूरे हिंदुस्तान के सभी टीचर्स के सभी बच्चों को, सभी टीचर्स अच्छे हैं, उनके सभी प्यारे प्यारे बच्चे अच्छे हैं, सभी को बहुत 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 बेस्ट ऑफ लक, आशीर्वाद, प्यार भरा आशीर्वाद। और मैं मनीष शर्मा ईश्वर से दुआ करूंगा कि आपको आपकी मंजिल और आपके सपनों तक ईश्वर पहुंचाने में मदद करे। चलो भाई, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। पूरे लेक्चर को आपने बहुत प्यार से देखा और समझा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपके हाथ लगी होंगी जिससे आपका जीवन बदलेगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टाटा, बाय बाय।